एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डैरियल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे डीमन किंग आर्मी से निकाल दिया जाता है। डैरियल यहाँ पे पूछता है कि आखिरकार इसकी गलती क्या है, इसे निकाला क्यों जा रहा है। बादशाह बारी से कहता है कि तुम यूजलेस हो, तुम मैजिक यूज करना नहीं जानती हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। डैरियल ने समझाता है कि इन्हें 4 जनरल्स ने रखा है, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते। बास बरदा से कहता है कि मेरे पिता अब जनरल नहीं रहे और नई डीमन किंग आर्मी में उन डीमंस का कोई काम नहीं जो मैजिक यूज नहीं कर सकते। डैरियल फिर यहाँ से जाने लग जाता है और हमें बताता है कि चाहे इंसान हो या फिर डीमंस, दोनों ही मैजिक यूज करना जानते हैं, बस उनके मैजिक थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तभी इसका दोस्त यहाँ पे आ जाता है जो कि इसे पोक करते हुए कहता है कि डार्क सोल्जर डैरियल, तुम कहाँ जा रही हो। ये कहता है कि मुझे सोल्जर मत बुलाओ, अब मैं सिर्फ डैरियल हूँ। ये फिर यहाँ जंगल में घूमने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो आगे क्या करे। इसे यहाँ पे काफी दिन बीत चुके होते हैं और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी इसकी नजर एक लड़की पे जाती है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर चुका होता है, पर डैरियल सही वक्त पे जाके उस मॉन्स्टर का हमला रोक लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये मॉन्स्टर डैरियल से काफी ताकतवर था और डैरियल मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, जिस वजह से ये मॉन्स्टर इसके ऊपर भारी पड़ जाता है। पर तभी डैरियल को एक ह्यूमन वेपन दिखता है और वो सोचता है कि वैसे तो ये इसे यूज नहीं करता, पर ये एक इमरजेंसी और इसे अपनी जान बचानी है, जिस वजह से डैरियल इस वेपन का यूज करके इस मंकी को मार गिराता है। ये लड़की फिर इसका शुक्रिया करती है इसकी जान बचाने के लिए, पर डैरियल को अब पता चल चुका होता है कि ये लड़की एक ह्यूमन है और इसके पास जाना काफी खतरनाक हो सकता है, तो ये जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए उतना ही बेहतर है। पर वो लड़की इसे रोक लेती है और कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको स्पेशल मील के साथ ट्रीट करना चाहती हूँ। तो डैरियल इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो काफी दिनों से भूखा होता है। ये लड़की फिर इसे अपने घर के यहाँ ले आती है जहाँ पे इसकी मुलाकात इसके माँ बाप से होती है और ये अपना नाम मलिका बताती है। पर डैरियल सोच रहा होता है कि अभी एनिमी टेरिटरी में कुछ भी हो जाए, इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी मलिका इसे पूछती कि आखिरकार फॉरेस्ट यहाँ पे क्या कर रहा था। डैरियल इसे बताता कि जहाँ पे मैं काम किया करता था वहाँ के बिजनेस ओनर के बेटे ने मुझे यहाँ से निकाल दिया। मलिका इसकी बातें सुन के काफी उदास होती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि आप तो इतने अच्छे इंसान हो, आखिरकार वो आपको कैसे निकाल सकता है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मलिका फिर इसे कहती है कि अगर आपके पास कहीं जाने के लिए ठिकाना नहीं है तो आप हमारे विलेज के यहाँ पे रह सकते हो, हमारे यहाँ पे काफी सारे एम्प्टी रूम्स हैं, उनमें से आप किसी में भी रह सकते हो। मलिका के फादर भी इस चीज से एग्री कर जाते हैं क्योंकि इनका विलेज हमेशा लोगों को ढूंढता रहता है ताकि वो इनके विलेज के एक मेंबर बन जाए। पर डैरियल सोच रहा होता है कि वो अभी एनिमी के टेरिटरी में है और साथ ही साथ उसकी लाइफ का भी कोई एम भी नहीं है। पर तभी डैरियल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल दिख जाता है और वो यहाँ पे रहने के लिए राजी हो जाता है और मलिका का शुक्रिया करता है उसे यहाँ पे लाने के लिए। ये फिर अपने रूम के यहाँ पे आ जाता है और थोड़ा आराम करने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे मलिका आ जाती है जो कि इसे पूछती है कि वो जगा हुआ है। डैरियल कहता है कि हाँ मैं जगा हुआ हूँ, क्या तुम्हें कुछ काम है क्या। मलिका इसे कहती कि आज से पहले मुझे किसी भी मैन ने प्रोटेक्ट नहीं किया, सिर्फ वो तुम ही हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ आज मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। डैरियल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये सोचता है कि एक डीमन जो कि एक इंसानी लड़की की मदद कर रहा है, ये सोचने से भी काफी अजीब लगता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल इनसे पूछता है क्या मैं किसी चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ मलिका के फादर जिनका नाम एनविल होता है वो इसे कहते हैं कि दरअसल मैं इस विलेज का गिल्ड मास्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के एडवेंचरर बन जाओ और एडवेंचरर बनने के बाद तुम मॉन्स्टर को हरा सकते हो, हर्ब्स इकट्ठा कर सकते हो और भी अलग अलग मिशन कर सकते हो। पर डैरियल कहता है कि मुझे इसके अलावा कोई दूसरी जॉब मिल सकती है क्या, मैं इन सब में इतना अच्छा नहीं हूँ। पर एनविल से कहते कि तुम्हारी बॉडी को देख के तो ये नहीं लगता, तुम्हें बस इस पेपर में अपना ब्लड गिराना है ताकि तुम यहाँ पे रजिस्टर हो पाओ। पर डैरियल को इस पेपर के बारे में पता होता है, अगर उसने अपना ब्लड इस पे गिराया तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि एक डीमन है, जिस वजह से यहाँ पे बहाना मार के यहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। पर मलिका इसके हाथ में पिन चुबा देती है और ब्लड को उस पेपर के ऊपर गिरा देती है, जिस वजह से डैरियल के यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और ये होते ही वो समझ जाता है वो कोई डीमन नहीं है, वो एक इंसान है। दरअसल काफी साल पहले पुराने 4 जनरल्स में से एक लॉर्ड ग्रांडबासा सामा को ये जंगल के यहाँ पे मिला था और इसे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि एक इंसान है और कुछ ही समय पहले इसे डीमन लॉर्ड आर्मी से निकाल दिया गया और अब इसका नया ठिकाना ये विलेज है। यहाँ पे एनिविल इसे फिर कहते हैं कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार तुम एडवेंचरर कैसे बन सकते हो। सबसे पहले तुम्हें ऑरा को हैंडल करना आना चाहिए, जिसका यूज करके तुम अपनी बॉडी और वेपन को इन्फ्यूज कर सकते हो और मॉन्स्टर से लड़ सकते हो। डैरियल फिर यहाँ पे कंसंट्रेट करने लग जाता है ताकि वो अपने माना को अपने वेपन के साथ इन्फ्यूज कर सके। जब ये छोटा था ग्रांडबासा सामा ने इसे मैजिक अवेयरनेस सिखाया था पर वो डीमन स्टाइल में था, जिस वजह से वो उसे कर नहीं पाया था। पर अभी ये ह्यूमन मैजिक कर रहा है, जिस वजह से ये इसे अच्छे से कर पा रहा है। एक एडवेंचर 4 स्किल्स में से एक को अवेकन कर सकता है, जैसे कि हिट, स्लैश, स्टिंग और प्रोटेक्ट। और एक इंसान के अंदर से कितना और निकलता है वो ये तय करता है कि आखिरकार वो इंसान कितना ताकतवर है। एनविल फिर डैरियल को उस तलवार का यूज करके इस लकड़ी के टुकड़े को काटने के लिए कहते हैं और डैरियल ऐसे ही करता है, वो एक ही झटके में इस लकड़ी के टुकड़े को काट देता है। ये देख के इसे विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि डैरियल स्लैश में काफी ताकतवर होता है। इसके बाद बारी आती है स्टिंग की।
जहाँ पे वो तीर और धनुष का यूज करके एप्पल के ऊपर निशाना लगाता है, पर इसका हमला इतना ताकतवर होता है कि आसपास के पेड़ भी गिर जाते हैं। ये देख के एनविल को विश्वास नहीं हो रहा होता कि किसी इंसान के पास दो स्किल्स भी हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हिट की, जहाँ पे डैरिल को एक हथौड़े से सामने वाले के ऊपर हमला करना होता है और डैरिल काफी ताकतवर निकलता है। फिर फाइनली बारी आती है प्रोटेक्ट की, जहाँ पे वो शील्ड का यूज करके यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, और जब एनविल उसके ऊपर हमला करता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि इसे चारों स्किल में महारत हासिल हो रखी है और ये एक हीरो बनने के लायक है। एनविल फिर इसे कहता है कि तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान मैंने अब तक नहीं देखा। मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता, पर तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में उड़ने के लिए बना है, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम इस विलेज को छोड़ के चले जाओ। पर जब यहाँ पे डैरिल मलिका को देखता है तो वो रो रही होती है। डैरिल फिर मलिका को कहता है कि मैं चाहकर भी आपके कर्जे को रीपे नहीं कर सकता, पर मैं यहाँ पे रह के उस चीज की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे रहने के लिए एक विलेज दिया है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। और इसकी ये बात सुन के मलिका इसे गले लगा लेती है। फिर कुछ दिन के बाद इन्हें फॉरेस्ट में उसी मंकी की लाश मिली होती है जिसे डैरिल ने मारा होता है, पर उसे हंट करने का काम यहाँ पे गास्था नाम के एडवेंचर के पास था, जिस वजह से वो डैरिल पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया उसे मारने के लिए। ये फिर एक नया मिशन लेता है और यहाँ से जाने लग जाता है, पर जाने से पहले वो इसका मजाक उड़ाता है क्योंकि इसने यहाँ पे मेडिकल हब इकट्ठा करने वाली मिशन को लिया होता है। और ये फिर से कहता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें घर पे रहना चाहिए, ना कि हंटिंग करनी चाहिए। पर मलिका के डायरी से कहते हैं कि उसके बात पे ध्यान मत दो, वो ऐसे ही है, पर वो दिल का अच्छा है। और हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम अब डी रैंक के एडवेंचरर बन चुके हो। तब यहाँ पे मलिका आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि तुम हब्स इकट्ठा करने जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। पर गलती से डैरिल हब्स की जगह कुछ और ही पत्तियों को इकट्ठा कर लेता है। तो यहाँ पे मलिका इसे बताती है कि जो तुम पत्ती इकट्ठा कर रहे हो उसके साइड साइड में कांटे हैं, तुम थोड़ा गौर से देखो तो तुम्हें दिख जाएगा। और डैरिल ऐसे ही करता है, वो यहाँ पे गौर से देखने लग जाता है ताकि वो पत्तियों को पहचान सके। तब यहाँ पे मलिका इसे कहती कि तुम मेरे नाम से मुझे बुला सकते हो, तुम्हें मुझे मिस मलिका बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो डैरिल इसे यहाँ पे मलिका नाम से बुलाता है, जिससे ये एक्साइटेड हो जाती है और इसे कस के हक कर लेती है। तभी इनकी नजर एक हिरन पे जाती है जो कि नहीं देख रही होती है। तो यहाँ पे मलिका से कहती है कि हम उसका शिकार कर सकते हैं, पर ये बहुत ही खतरनाक हिरन होती है जो कि एक एंट के ऊपर हमला कर देती है। पर इसके बावजूद डैरिल और मलिका इन दोनों को पकड़ के विलेज के यहाँ पे ले आते हैं, जहाँ पे सभी लोग इन दोनों की काफी तारीफ करते हैं। पर गास्था यहाँ पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उस मॉन्स्टर को हंट करने का काम गास्था ने लिया होता है और डैरिल ने उसका काम पूरा कर दिया होता है, जिससे वो काफी गुस्सा होता है और डैरिल को भला बुरा कह के यहाँ से चले जाता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ डैरिल अपनी सुबह की ट्रेनिंग खत्म कर चुका होता है, और जब वो घर के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वो देखता है कि मलिका के डैड काफी उदास लग रहे होते हैं। तो उसे पूछता है कि क्या हुआ। ये से बताते कि दरअसल मैं गास्था के बारे में सोच रहा था, वो तुम्हारे ऊपर काफी गुस्सा है क्योंकि तुमने उसके टारगेट को 2 बार अपना शिकार बनाया है। डैरिल को ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है, पर मलिका कहती कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, इसमें लक भी मैटर करता है और साथ ही साथ तुम्हें हंटिंग की स्किल भी आनी चाहिए। ये फिर इन्हें बताते कि गास्था सुबह गुस्से में था, इसी वजह से उसने इस खतरनाक मॉन्स्टर को मारने का जॉब ले लिया, पर इस मॉन्स्टर को सी रैंक या फिर उससे ऊपर वाले ही एडवेंचरर्स मार सकते हैं। मलिका इन्हें कहती है कि ये तो काफी खतरनाक मॉन्स्टर है, इसे तो बड़े टाउन वाले गिल्ड को हैंडल करना चाहिए। इसके डैडी से कहते कि घबराओ मत, इस मिशन को सिर्फ हमें ऐसे ही दिया गया है ताकि हम इस चीज को देख सके। मलिका इन्हें कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर गास्था काफी बड़े प्रॉब्लम में है क्योंकि वो एक डी रैंक का एडवेंचरर है। तो ये कहता है कि घबराओ मत, हमारे नेबरिंग टाउन वाले ऑलरेडी एक एडवेंचरर्स के ग्रुप को भेज चुके हैं उस स्नेक को हराने के लिए। डैरिल फिर इन्हें कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं गास्था को वापस ले आता हूँ। पर जब ये उस जगह पे पहुंचता है तो ये देखता है कि आसपास पेड़ वेड़ टूट चुके होते हैं और यहाँ पे तबाही मच चुकी होती है। तभी यहाँ पे ये गास्था को देखता है जो किसी की तरफ आ रहा होता है, वैसे यहाँ से भागने के लिए कह रहा होता है। तभी यहाँ पे वो बड़ा सा स्नेक आ जाता है जो कि काफी खतरनाक होता है। ये सोचता है कि इसे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा वरना वो मारा जाएगा। वहीं पे यहाँ पे गास्था इसके ऊपर अपने एरो से हमला कर रहा होता है, पर इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा होता क्योंकि ये काफी ताकतवर होता है। तभी डैरिल यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले से ये इसे चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, पर अभी भी इस हराने के लिए ये काफी नहीं होता। पर तभी डैरिल की तलवार यहाँ पे टूट जाती है और इसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अब क्या करे। पर उतने में इसे एक आइडिया आता है और ये अपने 3 स्किल्स का यूज करके स्नेक के ऊपर हमला कर देता है और ये हमला कामयाब हो जाता है। उस टूटे हुए तलवार के टुकड़े से ये इस मॉन्स्टर को मार गिराता है और इन दोनों की जान यहाँ पे बच जाती है। ये फिर यहाँ पे गास्था को मरहम पट्टी कर देता है जो मलिका ने इसे दी होती है और उसी के साथ कुछ हर्ब्स का यूज करके ये इसकी गहरे घावों को भर देता है। ये इसे पूछता है कि आखिरकार ये इसने कहाँ से सीखी। डैरिल से बताता है कि इसे मलिका ने सिखाई थी। गास्था फिर इसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए। डैरिल इसे माफ कर देता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मलिका डैरिल को यहाँ पे खाना खिला रही होती है, पर तभी यहाँ पे गास्था आ जाता है
जो कि डैरिल को अब अपना बड़ा भाई मानता है। यहाँ पे मलिका के फादर उसे पूछते कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। ये कहता है कि कुछ भी नहीं। यहाँ पे फिर इससे पूछते कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। गास्ता कहता है कि मैं अपने बड़े भाई को ग्रीट करने के लिए आया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है। पर मलिका उसे कहती कि चुपचाप अपने घर पे जाओ और जाके ट्रेनिंग करो, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। हमें फिर डीमन कैसल की यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ज़ेबेंडियास को, जो कि यहाँ पे हीरोज की पार्टी से हार के आई होती है, जिस वजह से बाशीबार इसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और इसे पूछता है कि आखिरकार इसकी हारने की वजह क्या थी। ये अपना सारा ब्लेम किसी और डीमन के ऊपर डाल देती है, जिस वजह से बाशीबार उसे यहाँ पे फायर कर देता है। डोरी ये फिर इन्हें कहती कि मेरे हिसाब से हमें डैरिल को वापस ले आना चाहिए क्योंकि वो डीमन लॉर्ड आर्मी की सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता था। मेरे हिसाब से डैरिल को वापस लाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। पर इसकी ये बात सुन के बाशीबार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही हमें डैरिल के यहाँ दिखा जाता है जहाँ गास्ट या डैरिल जहाँ जा रहा होता है वहाँ उसका पीछा कर रहा होता है। साथ ही साथ उसे ये भी कह रहा होता है क्या आप मेरी फिशिंग मूव देखना चाहती हो। ये से कहता है कि ठीक है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारी फिशिंग मूव देख लूंगा, जिससे यहाँ पे गास्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर अब डैरिल की लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है क्योंकि जब भी वो घर जाता है तब भी मलिका यहाँ पे इसे एक चॉक स्लैम दे देती है, यानी कि उसे हक कर लेती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद डैरिल मलिका के फादर से पूछता है कि आखिरकार इस विलेज में इतने खाली घर क्यों है। यहाँ पे मलिका के डैड उसे यहाँ पे मैप लाने के लिए कहते हैं, पर मलिका काफी उदास होती है क्योंकि उसने डैरिल को नुकसान पहुंचा दिया होता है। डैरिल उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। मलिका के डैड फिर इस जगह का इसे मैप दिखाते और कहते कि तुमने कहा ना कि आखिरकार इस विलेज में इतने खाली घर क्यों है। हमारे विलेज के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी इंसानों की, वो जगह है मिथ्रिल माइंस, जहाँ पे मिथ्रिल मेटल मिलते हैं। उसके अंदर मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज है, उसका यूज करके आप किसी तरह का भी इक्विपमेंट बना सकते हैं। और इसी वजह से पहले के समय पे इंसान और डीमंस के बीच में लड़ाई छिड़ गई ताकि वो इस माइंस को एक्वायर कर सके। लक्स विलेज स्टॉपिंग प्लेस था मिथ्रिल ट्रांसपोर्ट रूट का, पर जब मैं छोटा था तब डीमन ने उस माइन को अपनी तरफ ले लिया, जिसके बाद से लोग इस विलेज को छोड़ के जाने लगे ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता पाए। लक्स विलेज की डेस्टिनी है कि वो धीरे धीरे मारा जाएगा। फिर डैरिल यहाँ पे क्यूरियस होके उस माइन के यहाँ पे आ जाता है। ये पहले भी यहाँ पे आ चुका है पर अब ये डीमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं है, इस वजह से ये सीधा अंदर नहीं जा सकता। तो ये एक डब्बे का यूज करके अंदर जाने की कोशिश करता है, पर ये देखता है यहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिस वजह से ये माइन के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पे इसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो ये नीचे चले जाता है, जहाँ पे ये देखता है नॉकर्स को जो कि यहाँ पे माइनिंग कर रहे होते हैं। पर डैरिल इन सबको पहचानता है और ये सब भी डैरिल को पहचानते हैं क्योंकि एक समय पर ये डैरिल के अंडर ही काम किया करते थे। ये इनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। नॉकर्स से बताते हैं कि मिथ्रिल को माइन करने का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, इस वजह से हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। डैरिल सोचता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है जिसने ऐसा ऑर्डर दिया। नौकर्स से बताते हैं कि वो बाशी बर्जा या काशी वर्जा था, तो ये समझ आता है कि लॉर्ड बाशी बर्जा ने ऐसा ऑर्डर दिया है जिस वजह से इन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तभी नौकर्स से कहते हैं कि मास्टर डैरिल, हम आपके अंडर काम करना चाहते हैं, अगर ऐसे ही रहा तो हमें यहाँ से रात को चुपके से भागना पड़ेगा। तभी यहाँ पे डीमन लॉर्ड आर्मी के कुछ लोग आने लग जाते हैं तो डैरिल को यहाँ पे छुपना पड़ता है। यहाँ का इंचार्ज इनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है, आखिरकार आज इतनी कम माइनिंग क्यों हुई है। ये लोग इसे बताते हैं कि हम अपनी जी जान करके काम कर रहे हैं पर हम इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। ये इनके ऊपर गुस्सा हो जाता है, पर डैरिल सोचता है कि इसे तो मैंने कभी पहले देखा नहीं, क्या ये यहाँ पे नया है क्या। तभी यहाँ पे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और नौकर्स के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, तुम सिर्फ यहाँ पे माइनिंग के लिए हो। ये मत भूलो कि मेरे ऑर्डर्स लॉर्ड बाशी बर्जा के ऑर्डर्स है और साथ ही साथ 4 जनरल्स के भी। पर इसकी बात सुन के एक नौकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो इसके ऊपर हमला कर देता है और ये गुस्से में आके इन सबको यहाँ पे मारने का ऑर्डर देता है। और यहाँ पे डीमन लॉर्ड आर्मी के लोग अपनी पावर्स का यूज करके इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पर इससे पहले इन्हें कुछ भी होता यहाँ पे डैरिल आ जाता है जिसने अपना मुंह ढक रखा होता है। वो इन्हें कहता है कि अगर तुम चुपचाप वापस लौट जाओ तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। पर वो कहता है कि लगता है तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो, तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगी। और वो इन सबको इसके ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। तभी एक सोल्जर एक नौकर के ऊपर हमला कर देता है तो डैरिल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है या तुम सब भूल गए कि डीमन किंग आर्मी के लोग उन लोगों को नहीं मारते जो लड़ना नहीं जानते हो। अगर तुमने यहाँ पे एक को भी मारा तो तुम मर्डरर्स कहलाओगे। पर वो लोग इसकी बात नहीं सुनते और उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ना चाहते हुए डैरिल को इन सभी से लड़ना पड़ता है। ये फिर अपनी तलवार की मदद से यहाँ का जो हेड होता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। पर ये आदमी इसे बताता है कि मैं डीमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे मारो मत। ये इसे बताता है कि ये लॉर्ड बाशी बर्जा से एक पार्टी के दौरान मिला था, ये वहाँ पे वेटर था। लॉर्ड बाशी बर्जा को इसके करतब पसंद आ गए थे तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए माइन में काम कर सकती हो। ये आदमी फिर डैरिल को कहता है कि तुम एक निहत्थे इंसान को तो नहीं मार सकते जो लड़ना नहीं जानता, ये एक वॉरियर के शान के खिलाफ होता है। डैरिल कहता अगर ऐसी बात है तो तुमने सोल्जर्स को नौकर्स को मारने का ऑर्डर क्यों दिया, मुझे लगा था कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करोगे पर तुमने ऐसा कुछ भी
भी नहीं किया। डैरिल फिर इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके सर के ऊपर के कुछ बाल काट देता है और कहता है कि जब तुम घर पहुंचो तो अपना इस्तीफा दे देना और इन्हें कहना कि माइन काफी डरावनी जगह है और तुम दोबारा से यहाँ पे नहीं आना चाहते हो। ये फिर यहाँ से भाग जाता है, पर नौकर इसे कहते हैं कि डीमन किंग आर्मी को चैलेंज करना वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं वैसे भी एक इंसान हूँ। डैरिल फिर मलिका के डैड को बताता है कि मैंने मिथ्रिल माइन को रिकैप्चर कर लिया है, जो सुन के वो काफी हैरान होते हैं। पर डैरिल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम नौकर्स को प्रोटेक्ट करें। एनविल कहते हैं कि घबराओ मत, उन्हें हम कुछ भी नहीं होने देंगे क्योंकि काफी सालों के बाद मिथ्रिल माइन इंसानों के हाथ में आई है और ये हमारे लिए काफी बड़ी एडवांटेज है। और ऐसे ही होता है, लक्स विलेज दोबारा से फल फूलने लगता है और जो लोग इसे छोड़ के चले गए थे वो यहाँ पे वापस आने लग जाते हैं। मलिका के डैड डैरिल का इस चीज के लिए शुक्रिया करते हैं क्योंकि इस विलेज पे वो ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे। वो कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे मलिका आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ, पर उसका पाँव यहाँ पे फिसल जाता है जिस वजह से वो नीचे गिरने लग जाती है। वक्त पे डैरिल इसे यहाँ पे पकड़ने के लिए आ जाता है, पर उससे पहले मलिका इसे गले लगा लेती है जिससे यहाँ पे डैरिल बेहोश हो जाता है क्योंकि इसका हक काफी ताकतवर होता है। हमें फिर कुछ दिन के बाद बाशी बारजा को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होता है और कुछ कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ज़ेबेंटियास आ जाती है जो कि इसे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर ये इसे डांटते हुए कहता है कि बिना परमिशन किए मेरे रूम के अंदर एंटर मत क्या करो। तो ये कहती है कि चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे तुम्हें अभी बतानी पड़ेगी। ये कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ कंप्रेस मैजिक वेपन बनाने के लिए, तो तुम मुझे वो बाद में बता सकती हो। अगर मैंने ये बना लिया तो इसका मैजिकल एनर्जी 100 गुना ताकतवर होगा ओरिजिनल वन से जो हम स्टोर करके रखते हैं। ये एक मेगा बॉम्ब की तरह होगा। इसका यूज करके मैं 4 जनरल्स में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कहलवाऊंगा। तो ये कहती है कि अगर तुम्हें इसका यूज करना है तो तुम्हें काफी सारे मिथिल की जरूरत पड़ेगी। ये कहता है कि हाँ, उसकी हमारे पास कमी थोड़ी है। ये सब बताते कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, हमसे मिथ्रिल माइंस को इंसानों ने छीन लिया है और उनका पूरा कंट्रोल है अब मिथ्रिल माइन पे। पर इतनी जल्दी शौक मत हो, तुम्हारे खिलाफ किसने कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी है। तो ये कहता है कि आखिरकार वो कौन है, चाहे वो जो भी हो उसे मैं डीमन लॉर्ड आर्मी से निकाल दूंगा। ये कहती है कि वो खुद डीमन किंग है। ये फिर डीमन किंग से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि जितना भी इंपॉर्टेंट मिथ्रिल था वो हमसे चला गया। ये कहते हैं कि मैं उसे वापस ले आऊंगा। ये कहता है कि तुम उसे कैसे वापस लाओगे, तुम काम पे ध्यान देने की जगह एक बेकार से बॉम्ब को बना रहे थे जिस वजह से हमसे मिथ्रिल छीन गया। तुमने काफी बड़ी मिस्टेक की, अब तुम्हें उस चीज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। पर ये ऐसा नहीं कर रहा होता। तो डीमन किंग इसे कहते हैं कि चलो भी अब माफी तो मांगो। ये फिर यहाँ पे डीमन किंग से माफी मांगता है। तो डीमन किंग इसे कहता है कि ठीक है, अब जब तुमने सब रायता फैला दिया तो मेरे हिसाब से एक ही पर्सन इसे ठीक कर सकता है। उसका नाम क्या था? हाँ, मुझे याद आया, उसका नाम डैरियल था। वो एक गिफ्टेड पर्सन था, साथ ही साथ तुम्हारे फादर भी उसे पसंद किया करते थे। अगर तुम अपना प्रॉब्लम उसे बताओ तो शायद से वो इस चीज को रिजॉल्व भी कर दे। अब जब तुम सबको समझ गए हो तो तुम वापस जा सकते हो। ये फिर वापस चले जाता है। पर डीमन किंग को भी पता होता है कि इसने डैरिल को फायर कर दिया और अब ये क्या करेगा ये देखने लायक होगा। वहीं पे यहाँ पे बाशी बरसा काफी गुस्सा होता है क्योंकि डीमन किंग ने उसके सामने डैरिल का नाम ले लिया होता है। हमें फिर विलेज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे मलिका डैरिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वैसे कहती कि हमारा विलेज कितना अच्छा बन चुका है, जब हमारे बच्चे होंगे तो कितना अच्छा विलेज देखेंगे। पर डैरिल इसकी बातों की इग्नोर करके गास्तिया के यहाँ पे आ जाता है जहाँ गास्तिया कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। तो डैरिल उसे शांत करा के पूछता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ। गास्तिया इसे बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो कंट्री साइड के एडवेंचरस होते हैं वो फेक होते हैं। ये आदमी ने बताता है कि इसका नाम फिट बिटान है और ये बी रैंक का एडवेंचरर है और ये मेन गिल्ड के यहाँ से आया है। डैरिल इसे अपना नाम बताता और कहता है कि वो एक डी रैंक का एडवेंचर है। जो सुन के आदमी से कहता है कि जो अफवाह मैंने सुनी थी लगता है वो फेक थी। मैंने सुना है कि तुमने ही मिथ्रिल माइन को रिकैप्चर किया है, पर लगता है वो सिर्फ रूमर्स थे। यहाँ से हम माइन को टेक ओवर कर रहे हैं और जितने भी माइन से रिलेटेड काम है वो हम करेंगे। तुम अपने और जॉब में वापस लौट सकते हो। डैरिल को इसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने उस ब्लेज दैट स्नेक को यहाँ पे आने दिया था ना, तुम उसे मारने वाले थे पर तुमने उसे मारा नहीं, तुमने उसे जाने दिया। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। गास्तिया कहता है कि हाँ, अगर मेरे बड़े भाई उस बड़े से स्नेक को मारते नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये कहता है क्या तुमने उस बड़े से स्नेक को मारा? डैरिल कहता है कि हाँ, थोड़ी देर उसके साथ लड़ने के बाद मैं किसी तरह उसे मारने में कामयाब हो गया। इसकी ये बात सुन के सभी गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं और उसे हवा में उछालते हैं। पर जब ये लोग मलिका को ये बात बताते हैं तो वो गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए जाने लग जाती है। यहाँ पे डैरिल से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ पर तुम ऐसे उसे नहीं मार सकती। ये कहती है कि आखिरकार वो मेरे फ्यूचर के हस्बैंड की ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकता है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पे डैरिल किसी तरह उसे शांत करवाता है जिसके बाद ये लोग यहाँ पे डैरिल को कांग्रेस करते हैं क्योंकि मलिका इसे काफी पसंद करती है। सब लोग यहाँ पे डैरिल के लिए काफी खुश होते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरिल के साथ या कोई नेगोशिएट करने के लिए आया होता है। ये मिस्टर बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि मैं सेंटर गिल्ड के यहाँ से आया होता है इससे बात करने के लिए। ये इसे बताता है कि इसने नौकर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की पर उन्होंने कहा कि वो डैरिल के अलावा किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये यहाँ पे बहाने मार के कहते हैं कि लगता है मैंने उन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी से बचाया, इसी वजह से वो सिर्फ मेरी बातें सुनना चाहती है। पर फिर क्या होगा अगर हमारी नेगोशिएशन उनके साथ फेल हो जाए
जाए तो बेस्ट फ्रेंड इसे कहता है कि नॉकर्स की कॉपरेशन इंसानों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और हम नहीं चाहते कि उन्हें हम फोर्स करें। इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके साथ कॉपरेट करने में हमारी मदद कीजिए। डैरिल इस चीज के लिए मान जाता है, नॉकर्स को सारी बातें बता देता है और समझा देता है, जिस वजह से नौकर इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं। पर जब डैरिल बाहर निकलता है तो यहाँ उन्हीं एडवेंचर्स को देखता है और पूछता है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये से बताते हैं कि हम यहाँ पे बॉडीगार्ड की क्वेस्ट के तौर पे आए हैं। तभी इन्हें यहाँ पे डीमन किंग आर्मी की यहाँ पे अनाउंसमेंट सुनाई दी जाती है, जो कि इन्हें पीछे हटने के लिए कह रहे होते हैं। पर डैरिल यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके डीमन लॉर्ड आर्मी के वहां पे पहुंच जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। पर वो डीमन लॉर्ड आर्मी वाले इसके यहाँ पे वाटर शील्ड बना देते हैं और इसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये इसे कहते हैं अगर तुम वापस चले गए तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर ये डैरिल का पुराना दोस्त रिजर्ट होता है, जो कि इसे देखते ही गले लगा लेता है और कहता है कि अब तक तुम कहाँ थे। ये इसे सारी चीजें बता देता है जो डीमन लॉर्ड आर्मी से निकलने के बाद इसके साथ हुई है, और ये भी कि एक इंसान है। और ये फिर इसे ये भी कहता है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। रिजर्ट इसे कहता है कि ठीक है। ये फिर इसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है डैरिल। डैरिल इसे पूछता है कि इसमें मेरी गलती कैसे हुई। ये इसे कहता है कि डीमन लॉर्ड आर्मी के ऑपरेशन धीरे धीरे काफी हॉरिबल होते जा रहे हैं। तुम पहले उस स्टूपिड सन के जितने भी ऑर्डर थे उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाते थे, पर जब से तुम गए हो वो स्टूपिड सन किसी को भी अच्छे से कमांड नहीं दे पा रहा है और धीरे धीरे वो कोलैप्स कर रहा है। और साथ ही साथ डीमन किंग ने भी उसे डांटा है। वो बेवकूफ हर किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। डैरिल फिर इसे पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। ये इसे बताता है कि डीमन किंग ने मुझे परमिशन दिया है ताकि मैं नौकर्स के साथ अच्छे से बात करके उन्हें वापस ले आऊं, क्योंकि वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे फिर पूछता है कि तुम भी डीमन किंग आर्मी में वापस क्यों नहीं आ जाते। पर ये कहता है कि मेरी डीमन किंग आर्मी में किसी को भी जरूरत नहीं है। ये इसे कहता है कि ऐसा नहीं है, टॉप ऑफिसर्स में से किसी एक को तुम्हारी जरूरत है, वो है डोरा है। वो जब से तुम्हें ढूंढ रही है जब से तुम डीमन किंग आर्मी से वैनिश हो चुकी हो। पर डैरिल वापिस जाने से मना कर देता है। तो ये इसे पूछता है कि इसकी वजह क्या है। ये इसे बताता है कि जब मैं डीमन किंग आर्मी से वैनिश हो गया था तो आसपास की विलेज वालों ने मुझे रहने के लिए घर दिया, और साथ ही साथ काफी सारे लोग हैं जिन्हें मेरी परवाह है, तो मैं तुम्हारे साथ वापिस नहीं जा सकता। डैरिल फिर इसे यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पे ले आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप डीमंस को मिथ्रिल सेल करो। ये कहता है कि इसका मतलब क्या है। डैरिल इसे कहता है कि इसका नाम रिजर्ट है और ये डीमंस का रिप्रेजेंटेटिव है, और मैं चाहता हूँ हम मोनोप्लाइज करके इन्हें मिथ्रिल भेजे। तो ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता है कि अगर इंसान और डीमंस दोबारा से लड़े तो दोबारा से यहाँ पे खून बहेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें मिथ्रिल भेजो ताकि इंसान और डीमंस के बीच में दोबारा लड़ाई ना हो, और हम चाहे तो इन्हें 4 गुना ज्यादा दाम में मिथ्रिल्स बेच सकते हैं। रिजर्ट कहता है कि हमें पैसों की परवाह नहीं है, हमें बस मिथ्रिल चाहिए, आप चाहे उसके लिए जितना भी दाम ले लो। पर यहाँ पे वो आदमी कहता है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, हम डीमंस को मिथ्रिल नहीं बेच सकते, और वो इसके ऊपर हमला कर देता है। पर डैरिल उसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान या फिर डीमन का दोबारा से खून बहे। यह आदमी फिर यहाँ कहता है कि लॉर्ड बेस्ट फ्रेंड, मेरे हिसाब से ये नेगोशिएशन मीनिंगलेस है। पर बेस्ट फ्रेंड इसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बॉडीगार्ड के तौर पर हायर किया है, ना कि एक पॉलिटिकल मैटर को हैंडल करने के लिए। जो तुम्हें कहा जाए वही करो और उसके अलावा कुछ नहीं। बेस्ट फ्रेंड फिर डैरिल की बातों को मान जाता है और डीमंस को मिथ्रिल शेल करने के लिए राजी हो जाता है। पर वहीं पे वो एडवेंचरर अभी भी काफी गुस्से में होता है। इसके बाद रिजर्ट डैरिल को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं नौकर से अपॉलॉजी कर पाया, पर आखिरकार अब इसके बाद तुम क्या करने वाले हो। डैरिल से कहता है कि अगर लॉर्ड ग्रांडबाजा जब मैं बचा था तब मुझे नहीं पालते तो पता नहीं मैं कब का मर जाता। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि डीमंस और इंसान एक दूसरे के साथ घुल मिल के रह सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डैरिल को, जिसे यहाँ पे मिस्टर बेस्ट फ्रेंड ने मिथ्रिल शॉप को दोबारा से ओपन करने के लिए कहा होता है, और डैरिल वही करने के लिए यहाँ पे आया होता है। पर वो देखता है कि यहाँ पे वही एडवेंचरर होता है जो कि इसे कहता है कि यहाँ का सारा काम मैं हैंडल कर रहा हूँ, और डैरिल को यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर जाके आराम कर सकता है। डैरिल इसे बताता है कि उसे बेस्ट फ्रेंड ने भेजा है ताकि वो वर्कशॉप को चला सके, पर ये इसे बताता है कि इसे ये करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो डैरिल का शुक्रिया करके उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। डैरिल इसे कहता है कि काफी सारी चीजें होंगी जो इसे नहीं आती होगी। ये इसे कहता है ये खुद ही इस चीजों को हैंडल कर लेगा। डैरिल घर जाके इनके लिए खाना पका सकता है, और क्या एक डी रैंकर एक बी रैंकर से पंगा लेने की कोशिश कर सकता है क्या। डैरिल फिर वापस जाके मलिका के फादर को सारी बातें बता देते हैं। मलिका के फादर से कहते हैं कि मिथ्रिल मान काफी ह्यूज प्रॉफिट की जगह है जहाँ से वो काफी पैसे कमा सकती है, और शायद उनकी जॉब जाने की वजह से वो यही काम करना चाहती है। डैरिल समझ जाता है कि उसकी वजह से उन गार्ड्स की जॉब चली गई है, जिस वजह से वो लोग इसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तभी यहाँ पे मलिका आ जाती है जो कि इसे कस के पकड़ लेती है और कहती है कि एक बूढ़े आदमी ने इसके बलून को छूने की कोशिश की। इसकी ये बात सुन के डैरिल उस आदमी को कर्ज देने लग जाता है कि उस आदमी को 10,000 बार मौत मिलेगी। और जब ये उस आदमी से मिलने के लिए जाता है तो ये देखता है वो आदमी ऑलरेडी मारा जा चुका होता है, पर ये आदमी मारा नहीं होता। ये आदमी फिर कहता है कि मैं तो तुम्हारे सिर्फ बलून्स को छुए थे, आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है। डैरिल से समझाता है कि ये दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। एपिसोड में इस आदमी का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से इस आदमी को हम वेपन मेकर बुलाएंगे।
वेपन मेकर फिर डैरिल और उसकी तलवार का मजाक उड़ाता है, जो सुन के मलिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आखिरकार वो ऐसे कैसे बोल सकता है। ये से बताता है कि इसकी स्वॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा डल है, जिसका यूज करके ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आखिरकार ये किसी मॉन्स्टर को कैसे हराएगा, तो इसको यूज करने वाला एक इडियट ही होगा। तभी मलिका इसे बताती है कि डैरिल ने एक बड़ी से स्नेक को इस स्वॉर्ड की मदद से हराया है। इसकी ये बात सुन के वेपन मेकर डैरिल के हाथ चेक करने लग जाता है कि वो कितने ताकतवर वेपन्स को चला सकता है, और इसके हाथों को चेक करने के बाद ये वेपन मेकर काफी हैरान होता है, क्योंकि इसे पता चलता है कि डैरिल चारों के चारों वेपन्स को चला सकता है, और अगर डैरिल के हाथों में एक ताकतवर वेपन आ गया तो शायद ही कोई इसके सामने टिक पाए। तो वेपन मेकर इसे कहता है कि मैं अब तुम्हें एक अल्टीमेट वेपन बना के देने वाला हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ पे एक मिथ्रिल माइन पाई गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया ताकि मैं मिथ्रिल से एक अच्छी स्वॉर्ड बना पाऊँ। ये फिर इन दोनों को बताता है ये सेंटर गिल्ड से यहाँ पे आया ताकि वो अच्छे वेपन बना सके, पर डैरिल इसे बताता है ये अब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ एडवेंचर्स ने इनके फॉर्जिंग शॉप को अपने कब्जे में ले लिया और वो लोग डैरिल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक डी रैंकर है। इसकी ये बात सुन के ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार नेगोशिएशन कैसे किया जाता है। वेपन मेकर फिर उस एडवेंचर से चिपक जाता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसे यहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं देता, और यहाँ पे इन्हें परमिशन मिल जाती है। पर ये लोग देखते हैं यहाँ पे तो किसी को भी मिथ्रिल से वेपन बनाना आता ही नहीं था, तो ये सभी को दिखाता है कि आखिरकार कैसे मिथ्रिल से वेपन बनाया जाता है। दरअसल आपको मिथ्रिल को किसी भी आकार में अगर डालना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मिथ्रिल को अंधेरे में ही फॉर्ज करे हो। इसके बाद ये डैरिल के लिए एक वेपन तैयार कर देता है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और डैरिल सिर्फ एक ही स्लैश में एक पूरे पेड़ को काट देता है, और ये देख के डैरिल काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो एडवेंचर भी फिर वेपन मेकर से माफी मांगता है और कहता है क्या वो उसे वेपन बनाना सिखाएंगे क्या, पर ये इसकी मजाक उड़ाते हुए इसे इसकी औकात दिखा देता है, और इस बात से एडवेंचर को काफी गुस्सा आता है, पर वो इन सारी चीजों का दोषी डैरिल को ठहराता है। इसके बाद वेपन मेकर डैरिल को कहता है कि वो तलवार मुझे दो। डैरिल से कहता है कि ये तलवार उसने उसके लिए नहीं बनाई है क्या। ये इसे कहता है कि ये तलवार उसके लायक नहीं है, वो तो उसके लिए एक अल्टीमेट वेपन बनाने वाला है और वही इसका ड्रीम है, जिस वजह से ये काफी सालों से दुनिया भर घूम रहा था ताकि एक अल्टीमेट वेपन बना सके। ये फिर इसे एक आग की भट्टी दिखाता है जिसके अंदर ये लोग वेपन बना सकते हैं, पर इसे डीमंस ने बनाया होता है। तो डैरिल से पूछता है कि आखिरकार ये चीज इसे कहाँ से मिली। वेपन मेकर इसे बताता है कि दरअसल वो लोग इसे ब्लैक मार्केट में सेल कर रहे थे, तो इसने इस चीज को खरीद लिया, पर इसे ये नहीं पता कि आखिरकार ये इसे एक्टिव कैसे करेगा। और इसे एक्टिव करने के लिए डैरिल यहाँ पे रिजैट को बुला लेता है, क्योंकि उसे डीमन मैजिक आता है, और यहाँ पे मैजिक करके इस आग की भट्टी को चालू कर देता है। पर ये सब देख के डैरिल सोच रहा होता है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तभी हम देखते वो एडवेंचर यहाँ पे आ जाता है और डैरिल को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ये डैरिल को बाहर ले जाता है और इसे कहता है कि हमें सेंटर गिल्ड को किसी तरह रोकना पड़ेगा। डैरिल से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। ये इसे बताता है कि जो प्रॉफिट माइन से आने वाला है वो लक्स विलेज का है, पर उसे सेंटर गिल्ड अपनी तरफ लेना चाहता है। माइनिंग के बदले में लक्स विलेज को कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फोर्स ज्वाइन कर लो ताकि हम सेंटर गिल्ड को हरा के ये माइन अपनी तरफ ले सके। अगर लक्स विलेज अकेले सेंटर गिल्ड से भिड़ जाता है तो वो उसे हार जाएगा, इसी वजह से हम तुम्हारा साथ देंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जब हम जीत जाएंगे तो हम तुम्हें उनसे अच्छे ही ट्रीट करेंगे। पर डैरिल इस चीज के लिए मना कर देता है, तो ये एडवेंचरर अपना ग्लव फेंक के इसे चैलेंज कर देता है और जाते हुए कहता है कि कल सुबह वो विलेज के स्क्वायर के वहाँ पे इसका इंतजार करेगा जहाँ पे ये लोग ड्यूल करने वाले हैं। डैरिल फिर वापस आके सबको सारी बातें बता देता है। तो मलिका के फादर से कहते हैं कि इसका मतलब वो इस ड्यूल में तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि तुम्हारा उससे जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। ज्यादातर लोग ड्यूल इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरे को मार के अपने मन को सेटिस्फाई कर सके। मलिका डैरिल को ये लड़ाई लड़ने से मना करती है, पर डैरिल इसकी बात नहीं सुनता। तभी यहाँ पे वेपन मेकर इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिरकार मिथ्रिल वेपन को कैसे यूज करते हैं। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल और मलिका एक जगह बैठे होते हैं। यहाँ मलिका इससे पूछती है क्या वो कल सचमुच ड्यूल में लड़ने वाला है। डैरिल इसे कहता है कि मलिका से मिलने से पहले इसके पास ऐसी कोई सी भी चीज नहीं थी जिसे ये प्रोटेक्ट कर सके, और इसी वजह से वो इस विलेज को किसी भी हाल में बचाना चाहता है। तो मलिका इसे कहती है कि कल डिनर में ये स्ट्यू बनाने वाली है, और इसीलिए डैरिल किसी भी हाल में कल उस ड्यूल को नहीं हार सकता। डैरिल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें फिर अगले दिन ड्यूल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उस एडवेंचरर और डैरिल के बीच में अब लड़ाई शुरू होने वाली होती है। यहाँ पे इस एडवेंचरर ने काफी सारे मिथ्रिल के वेपन बना लिए होते हैं, पर वेपन मेकर ने सिर्फ डैरिल को एक छोटी सी तलवार दी होती है, जो देख के एडवेंचर डैरिल का मजाक उड़ाता है। मलिका के फादर इन सबको बताते हैं कि अगर ये ड्यूल मारा काटी पे आ गई तो ये अपने आप इस ड्यूल को रोक देगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है और डैरिल सिर्फ एक ही वार में इसकी शील्ड को तोड़ देता है, जो देख के ये एडवेंचर हैरान हो जाता है और ये फिर डैरिल के ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह डैरिल इसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर फिर भी ये एडवेंचर डैरिल के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो
काफी ताकतवर होता है, पर डैरिल भी हार नहीं मानता। वो अपनी तलवार का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और इस एडवेंचरर की शील्ड टूट जाती है, जो देख के इस चीज के ऊपर इसे विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये वेपन मिमिथ्रिल का ही बना हुआ है। वो वेपन मेकर फिर सबको बताता है कि डैरिल के अंदर जो ऑरा है उसकी मदद से वो इस तलवार को किसी भी आकार में ढाल सकता है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई भी डैरिल के सामने टिक पाएगा। डैरिल फिर अपनी तलवार का यूज करके इस एडवेंचर की तलवार तोड़ देता है, जो देख के काफी हैरान होता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक और नया वेपन मंगा लेता है और डैरिल को दोष देने लग जाता है कि उसकी जॉब उसकी वजह से गई है, इसी वजह से वो इस माइन को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। डैरिल फिर से कहता है कि वो उस माइन को अपने दोस्तों के लिए लेने चाहता है, इसी वजह से वो उसके ऊपर उसे कब्जा करने नहीं दे सकता। ये फिर अपने वेपन की मदद से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद ये एडवेंचरर उससे हार जाता है। पर डैरिल ने अपनी काफी ज्यादा पावर यूज कर ली थी, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर मलिका उसे संभाल लेती है। फिर यहाँ पे मिस्टर बेस्ट फ्रेंड डैरिल से माफी मांगता है जो भी इस एडवेंचर ने उसके साथ किया होता है, और कहता है कि वो इसे अच्छे से पनिश करेगा ताकि ये दोबारा से ऐसी हरकत ना कर सके। डैरिल से कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये टूटे हुए घरों को रिपेयर कर दे वो इनके लिए काफी रहेगा, और ये एडवेंचर भी इसकी बात को समझ आता है। मिस्टर बेस्ट फ्रेंड फिर डैरिल को कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट वो अपने ऊपर से डैरिल का भरोसा नहीं उठने देना चाहते, क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहाँ पे नौकर्स को समझाया था और डैरिल इसी वजह से उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे सेंटर गिल्ड पे आके उनके लिए काम करे। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल को, जो कि यहाँ पे सोना में होता है और ये थोड़ा आराम कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मलिका आ जाती है, जिसके बलून्स पे गलती से हाथ लगा देता है, और वो समझ जाता है कि इसने मलिका के बलून्स पे हाथ लगाए है। और जब कुछ समय पहले वेपन मेकर ने मलिका के बलून्स पे हाथ लगाए थे, तो वो इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि वो उस वेपन मेकर को मार ही देती अगर डैरिल उसे रोकता नहीं। पर अब डैरिल ने मलिका के बलून्स पे हाथ लगा दिए, अब आखिरकार डैरिल का क्या होगा। पर वो काफी कोशिश करता है उसके बलून से अपने हाथ हटाने का, पर काफी कोशिशों के बाद वो हटा नहीं पाता और बेहोश होने लग जाता है। तभी मलिका डैरिल को कहती है कि उसे पता है कि डैरिल यहाँ के लिए नहीं बना है, और वो चाहे तो वो सेंटर गिल्ड में जा सकता है और वो उसके लिए पूरी तरह चीयर करेगी। उसे पता है कि डैरिल बड़े कामों के लिए बना है और वो इसे छोटे विलेज में नहीं रखना चाहती। डैरिल इसे कहता है कि वो सेंटर गिल्ड के ऑफर को ठुकराने वाला है, क्योंकि वो जगह इसके लिए नहीं बनी है और लक्स विलेज ने इसके लिए काफी कुछ किया है, इसी वजह से वो यहीं पे रहना चाहता है और यहाँ पे रह के इसका ख्याल रखना चाहता है। और अगर वो चला गया तो आखिरकार वो हर दिन मलिका से कैसे मिलेगा। मलिका इस चीज पे खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। सीन फिर जाता है बाशी बर्जा पे, जो कि अपने फादर ग्रैंड बर्जा से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पे इसके फादर से पूछते हैं कि आखिरकार 4 जनरल के साथ इसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। बाशी बर्जा झूठ बोल देता है, वो कहता है कि इसकी काम अच्छा से चल रहा है और वो डैरिल की बातों पे अच्छे से ध्यान दे रहा है। ये फिर से बताता है कि तुम्हें पता है ना कि डैरिल सारी चीजों को हैंडल करता है डीमन आर्मी की, अगर उसे कुछ भी हो गया तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने सिर्फ 4 जनरल की पोजीशन तुम्हें इसलिए दी क्योंकि वहाँ पे डैरिल था, जो कि हमेशा तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तुम्हारे बड़े भाई जैसा है और तुम उसकी अच्छे से बात सुनना। ये से कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो डैरिल की अच्छे से बात सुन रहा है। पर तभी इसके फादर इसे एक जोरदार पंच मार देते हैं, जिससे इसे काफी बुरी चोट आती है। इसके फादर इसे कहते हैं कि मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे बेटे हो, आखिरकार तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकती हो। चुपचाप जाके डैरिल को ढूंढो और उसे डीमन किंग आर्मी में वापस ले आओ। पर बाशी बर्जा से मना कर देता और कहता है कि उसकी भी कोई इज्जत है और वो अपनी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकता, और ये यहाँ से चला जाता है। वहीं पे इसके फादर इसके बारे में काफी चिंता कर रहे होते हैं। सीन फिर मलिका की मदर के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हुए यहाँ पे मलिका को उठाने के लिए आई होती है, क्योंकि हर सुबह मलिका सबसे जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे डैरिल के लिए खाना बनाना होता है। पर आज वो उठी नहीं होती है, पर वो देखते है कि मलिका ने डैरिल का यहाँ पे सॉस ले लिया होता है, इसी वजह से वो उठी नहीं होती। अगले सीन में हम डैरिल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे कमजोरी की वजह से जीने से गिर जाता है और ये काफी कमजोर लग रहा होता है, और उसी के साथ वो मलिका के फादर से आंख नहीं मिला पा रहा होता। ये यहाँ पे इसके फादर से बच के चल रहा होता है और वो काफी अनकंफर्टेबल होता है। ये उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता। तभी मलिका की मदर यहाँ पे आ जाती है और वो उसे कहती है कि उसे कपड़े उठाने में डैरिल की मदद चाहिए, और डैरिल यहाँ पे मलिका की मदर की मदद करने लग जाता है। तभी यहाँ पे मलिका की मदर से कहती है कि होपफुली वो रात में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली सोए होंगे। इसकी ये बात सुन के डैरिल समझ जाता है कि मलिका की मदर को सब कुछ पता चल गया है और वो हमेशा खामोश नहीं रह सकता, पर अगर वो मलिका से शादी कर ले तो सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। तभी यहाँ पे मलिका के फादर आ जाते हैं, जो कि डैरिल से कहते हैं कि उन्हें उनसे कुछ बात करनी है। हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे मलिका के फादर से बता रहे होते हैं कि वो और उनकी वाइफ ओल्ड हो रही है और ये डैरिल और मलिका का जमाना है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि डैरिल यहाँ का मेयर बन जाए। और उसी के साथ डैरिल यहाँ पे इनसे पूछ लेता है क्या वो मलिका से शादी कर सकता है क्या, पर एक ही साथ बोलने की वजह से ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। जिसके बाद मलिका के फादर से कहते हैं कि वो इस टाउन का डैरिल को मेयर बनाना चाहते हैं, और डैरिल भी यहाँ पे मलिका के फादर से परमिशन मांगते हैं कि वो यहाँ पे मलिका से शादी करना चाहता है। मलिका के फादर थोड़ा शुरू में हिचकिचाते हैं और बाद में वो चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद डैरिल यहाँ पे मलिका से पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी क्या। इसकी ये बात सुन के मलिका काफी खुश हो जाती है और डैरिल को यहाँ पे एक चौक सलाम दे देती है।
हमें फिर कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं अब लक्स विलेज काफी ज्यादा एडवांस हो चुका होता है। यहाँ पे काफी सारे लोग रहने आ चुके होते हैं। सीन फिर डैरिल के यहाँ जाता है जहाँ पे वो वेपन मेकर के ग्रेवयार्ड के यहाँ पे होता है। वो यहाँ पे इसके लिए वाइन लाया होता है। दरअसल कुछ महीने पहले हार्ट अटैक की वजह से वेपन मेकर मारा जा चुका होता है। डैरिल फिर घर वापस आ जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ मल्लिका और उसका बेटा ग्रान उसका इंतजार कर रहा होता है। ये यहाँ पे जैसे ही आता है उसका बेटा उसे ग्रीट करता है। ये तीनों यहाँ पे अपने फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे गास्ता आ जाता है जो कि डैरिल को बताता है यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। डैरिल से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। वो इसे बताता है कि हीरो की पार्टी इन्हीं की तरफ आ रही है। इसे ये सुन के लगता है कि हीरोज की पार्टी को इस बारे में पता चल गया है कि पहले डीमन किंग आर्मी में काम किया करता था, इसी वजह से वो इसे लड़ने के लिए आ रही है। तभी मल्लिका के फादर डैरिल को बताते हैं कि हीरो की पार्टी को मेरे को ग्रीट करने जाना पड़ेगा वरना वो शायद इसका बुरा मान सकती है। ये सब यहाँ पे हीरो की पार्टी का इंतजार करने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद हीरो की पार्टी यहाँ पे आ जाती है। पर हीरो की जगह यहाँ पे हीरो की स्टूडेंट आई होती है जो कि अब उसकी जगह लेने वाली है। और वो ये सब बताती है कि हीरो अभी किसी चीज में बिजी है, इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आया है और ये अपने दोस्तों के साथ आई है जो कि हीरो की पार्टी का एक हिस्सा है। ये देख के डैरिल की सांसों में सांस आती है क्योंकि पुराने हीरो ने इसके चेहरे को देख रखा है और अगर वो यहाँ पे आता तो वो जरूर से डैरिल के ऊपर हमला करता अगर वो इसका चेहरा देख लेता। इसी वजह से उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा था। इसके बाद डैरिल यहाँ पे इन्हें अपने घर ले आता है और मल्लिका और ग्रान से मिलाता है। यहाँ पे मल्लिका सभी का यहाँ पे स्वागत करती है पर यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्रान होता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और डैरिल उसे चुप नहीं करवा पा रहा होता। तभी वो हीरो लेडी को देखता है जिसे देखे वो चुप हो जाता है और लेडी से पूछते है कि वो तुम्हारा बेटा है। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ क्या। ये कहता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद ग्रान इसकी गोदी में आ जाता है और उसके बलून्स के साथ खेलने लग जाता है। ग्रान की इन हरकतों की वजह से डैरिल यहाँ पे लेडी से माफी मांगता है पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी सिर्फ बच्चा है। पर डैरिल सोचता है कि सचमुच वो उसी का बेटा है अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है तो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल को जो कि इन सबको यहाँ पे उठाने के लिए आ चुका होता है। पर यहाँ पे हीरो लेडी काफी ज्यादा आलसी होती है। तो जब डैरिल यहाँ पे उसे उठाने के लिए आता है तो वो देखता है यहाँ पे अब तक वो बिल्कुल तैयार भी नहीं होती है और ये चीज के लिए काफी शर्मिंदा होती है। यहाँ पे उसकी दोस्तों से समझाती है कि वो मेयर के हाउस पे नहीं है तो उसे जल्दी से तैयार होना चाहिए, अपने मैनर्स पे रहना चाहिए। ये फिर होश में आ जाती है और पूरी तरह तैयार होकर ब्रेकफास्ट खाने लग जाती है और इसे बताती है कि उसे एक मिथ्रिल वेपन की जरूरत है। इसके बाद डैरिल ने यहाँ पे मिथ्रिल फॉर्जिंग यहाँ पे ले आता है जहाँ पे ये से बताता है कि आखिरकार ये कैसे मिथ्रिल से एक वेपन बनाते हैं। जो देख के ये काफी इंप्रेस होती है और कहती है कि वो तुरंत इसके लिए एक वेपन बना सकता है क्या। डैरिल कहता है कि हाँ क्यों नहीं, उसके पास सबसे बेस्ट स्मिथ है जो कि इसके लिए वेपन बना सकता है और ये उसी वेपन मेकर का असिस्टेंट होता है। ये यहाँ पे हीरो लेडी के हाथ को चेक करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे इसके लिए एकदम बेस्ट वेपन बना सके और कुछ ही देर के बाद वो उसके हाथ को चेक कर लेता है जिसके मुताबिक ये इसके लिए वेपन बना सकता है। लेडी फिर डैरिल को कहती है कि ये एक और काम के लिए यहाँ पे है। डैरिल से पूछते है कि आखिरकार वो काम कौन सा है। ये सब बताती है ये अपने टीम के लिए 4th मेंबर को लेने के लिए आए है। इसकी ये बात सुन के गास्ता कहते हैं कि वो सब मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है कि आखिरकार तुम्हारे टीम के लिए 4th मेंबर कैसे चुनना है। और ये सब एक अरेंजमेंट करवा देते हैं जहाँ पे ये विलेज के सारे वॉरियर्स को एक जगह इकट्ठा करवा देते हैं और ये सब मिलके अब हीरोज का मुकाबला करेंगे और इनमें से जो भी हीरोज को हराएगा वो यहाँ पे हीरोज की टीम को ज्वाइन कर पाएगा। पर काफी देर हीरोज के साथ लड़ने के बावजूद इनमें से यहाँ पे कोई भी इनसे जीत नहीं सकता। ये लोग सोचते कि लगता है यहाँ पे इनका 4th मेंबर इन्हें नहीं मिलने वाला। तभी यहाँ पे लेडी के ऊपर कोई हमला कर देता और ये गास्ता होता है। इसके पास आर्चरी स्किल होती है जिसकी मदद से इसने इसके ऊपर हमला किया होता है। पर लेडी हीरो भी कम नहीं होती, वो तुरंत ही इसके सारे एरोस को तबाह कर देती है और अपने सबसे ताकतवर टेक्निक से गास्ता के ऊपर हमला करने लग जाती है। पर मौके पे डैरिल समझ जाता है कि अगर ये हमला गास्ता को लगा तो वो मारा जा सकता है। जिसके बाद वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक एप्पल फेंक देता है और ये तरीका काम कर जाता है। लेडी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गास्ता की जान बच जाती है। गास्ता फिर डैरिल को कहता है कि वो मुंह बोले भाई के नाम पर उसके ऊपर एक फेलियर है। ये ऐसे कहता है कि वो लक्स विलेज की प्राइड है क्योंकि वो लक्स विलेज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है, तो उसे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे लेडी डैरिल को कहती है कि वो उसके साथ 1-to-1 फाइट करना चाहती है पर डैरिल से बताता है कि वो एक एडवेंचर के तौर पर रिटायर हो चुका है। पर ये से कहती है कि वो डैरिल की ताकतों को महसूस कर सकती है, उसके अंदर गास्ता से भी ज्यादा ताकत है, इसी वजह से वो उसकी ताकत को यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने दे सकती और ये इसके ऊपर हमला कर देती है। पर डैरिल यहाँ पे उस वेपन की मदद से इसके हमले को रोक देता है और अपने वेपन की मदद से उसके पाँव को पकड़ लेता है। पर यहाँ पे ये फिर भी हार नहीं मानती, ये अपनी पूरी ताकत से इस पूरे पहाड़ को काट देती है। डैरिल से समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना ताकतवर नहीं है जितना ये समझ रही है, पर ये इसकी बात नहीं सुनती और अपने सबसे ताकतवर हमले से इसके ऊपर हमला कर देती है। डैरिल को मजबूरी में अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला करना पड़ता है और ये इस डैरिल के सामने नहीं टिक पाती। पर ये सब लेडी ने जानबूझ के किया होता है ताकि वो डैरिल को अपने ग्रुप में शामिल कर सके। पर डैरिल यहाँ पे इसके ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता है कि इसके घर में काफी सारा काम है और ये अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है, तो ये इनके साथ एडवेंचरिंग पे नहीं आ सकता। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे डैरिल ग्रान
इंसान को यहाँ पे दूध पिला रहा होता है, पर तभी यहाँ पे लेडी आ जाती है जो कि इसे पूछती है क्या वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है क्या। ये सब बताता है ये अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहता है तो इनके साथ नहीं आ सकता, और गास्ता हर साल इनके लिए एक पोर्ट्रेट बनाता है, जिस वजह से अगर वो इनके साथ चला गया तो इनकी पोर्ट्रेट में शामिल नहीं हो पाएगा, और ऐसी कुछ कारण है जिस वजह से वो लेडी के ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। तो ये से कहती है क्या डीमन किंग को हराने से ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। ये कहते कि हाँ वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है, पर ये से कहती कि ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। बेशक डेल चाहता हो या ना चाहता हो उसे इसके ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा, और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दरअसल डेल इनके ग्रुप में इसलिए शामिल नहीं हो सकता क्योंकि ये डीमंस को नहीं मानना चाहता, क्योंकि इसे पता है डीमंस भी अच्छे होते हैं। तभी यहाँ पे मलिका आ जाती है और ये सब यहाँ पे अपना फैमिली टाइम बिताने लग जाती है। सीन फिर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं डेल को जो कि यहाँ पे विलेज में घूम रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग डेल की काफी ज्यादा इज्जत कर रहे होते हैं और लेडी और उसकी साथी यहाँ पे ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि डेल काफी अच्छा इंसान है और सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिस वजह से डेल इन सबको छोड़ के नहीं जा सकता। ऊपर से यहाँ पे सभी लोग इसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये सारी चीजें देख के ये दोनों समझ जाते हैं इन्हीं कारणों की वजह से डेल इनके साथ नहीं आना चाहता। डेल को फिर रास्ते में यहाँ पे मलिका और गिरान दिख जाती है, जिसके साथ ये तीनों यहाँ पे घर वापस जाने लग जाती है। पर ये सारी चीज देखने के बाद ये समझ चुके होते हैं कि डेल इनके साथ कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान है और वो इन्हीं के साथ अपनी सिंपल लाइफ बिताना चाहता है। लेडी की दोस्त भी इसे समझाती है कि उनके साथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका काम भी हीरो की जितना ही इम्पोर्टेंट है। सीन फिर यहाँ पे रात के यहाँ जाता है जहाँ पे डेल को यहाँ पे लेडी ने बुलाया होता है। वो इसे पूछता है कि आखिरकार वो इसे क्या बात करना चाहती है। ये इसे कहते हैं कि ऐसी काफी सारी चीजें है जो ये डेल से पूछना चाहती है, जैसे कि जब उसने अपने सबसे ताकतवर टेक्निक से इसके ऊपर हमला किया था तो आखिरकार डेल ने इसके हमले को कैसे रोका, और आखिरकार उस टेक्निक को उसने कहां से एक्वायर किया। ये इसे बताता है उसने इसे कहीं से भी एक्वायर नहीं किया है, उसने बस इसकी टेक्निक को देख के उसे रेप्लिकेट करके इसी के ऊपर हमला किया है। ये इसे कहता है कि जो ऑरा ये पोजेस करता है वो किसी आम इंसान की ऑरा नहीं हो सकती, और जिस टेक्निक को डेल ने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है उसका नाम स्काई रेड है, जिसे अब तक सिर्फ पुराना हीरो एलेंटियास ही मास्टर कर पाए हैं। इस टेक्निक को अब तक लेडी तक मास्टर नहीं कर पाई है, पर डैरिल इसे ऑलरेडी मास्टर कर चुका है। वो स्किल काफी खतरनाक है, इवन पुराना हीरो भी उसे पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया था, पर हाँ उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये फिर इसे पूछते है कि आखिरकार डैरिल कौन है और उसने ये स्किल कहाँ से सीखी। उसे अच्छा सा पता है कि डेल को काफी कुछ पता है, पर वो सबके सामने नाटक करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और वो एक कमजोर इंसान बनने की कोशिश करता है। पर वो इतना स्किल्ड है कि वो हीरो के स्वॉर्ड वर्क को कॉपी कर सकता है। ये फिर इसे कहते हैं कि उसकी पार्टी को ज्वाइन कर ले और डीमंस को हराने में इसकी मदद करे। डेरिल से कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे पता है कि डीमन किंग आर्मी ने इंसानों के ऊपर काफी हमला किया है, पर अगर हीरो उनके ऊपर हमला ना करे तो वो लोग भी इनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग इतने भी बुरे नहीं है। लेडी से कहती है कि आखिरकार ये डीमंस का साथ क्यों दे रहा है। उसे पता भी है कि प्रीवियस हीरो की फैमिली को डीमंस नहीं मारा है। एक दिन जब हीरो घर पे आया तो उसकी वाइफ को कोई ऑलरेडी मार चुके थे और उसी के साथ उसके बच्चे को कोई ले जा चुके थे। हीरो ने यहाँ पे उस आदमी को मार दिया जिसने उसके घर के यहाँ पे रेड किया था, पर अब तक उन्हें उनका बेटा नहीं मिला है, और अब हीरो ने उसकी जिम्मेदारी इसे दी है ताकि वो दुनिया को बचा सके, और इसीलिए चाहती है कि डैरिल इनका साथ दे ताकि वो डीमन किंग आर्मी को हरा सके। पर डैरिल इसे बताता है कि जब ये नॉकर्स को बचा रहा था तो वो नॉन कॉम्बैक्ट लोगों को मारने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि वो भी अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बस इतना ही है। ये फिर इसे पूछती है कि आखिरकार ये डीमंस का साथ क्यों दे रहा है। ये इसे बताता है कि इसकी फैमिली डीमंस और इंसान दोनों साइड है, इसी वजह से ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकता। लेडी फिर इसे कहती कि उसे लगा था कि इनके यहाँ पे सिर्फ फोर्थ मेंबर की कमी है, पर असल में तो उसके अंदर हार्ट की कमी है। ये फिर डेल को कहती है कि वो उसे अपने टीचर की तरह अपॉइंट करती है। डेल कहते कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। ये इसे कहती कि प्रीवियस हीरो के अलावा वही एक ताकतवर इंसान है जो कि इसे टीच कर सकता है। इसकी ये बात सुन के ये सोचता है कि अगर वो इसे टीच करे तो ये इसे सिखा सकता है कि डीमंस के यहाँ पे भी अच्छे लोग रहते हैं, और अगर इसका प्लान कामयाब हो गया तो इंसान और डीमंस के बीच की जो वॉर है उसे खत्म कर सकता है। ये दोनों फिर घर वापस चले जाते हैं। सीन फिर डीमन किंग आर्मी के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते डोरे को, जो कि कह रही होती है कि मैं ज़ेवेंटियस को काफी दिन से ढूंढने की कोशिश करी हूँ, पर फिर भी वो मुझे नहीं मिल रही है। यहाँ पे इसका साथी बेजिलिया भी इसे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बासी बर्जा भी गायब है और जब तक वो यहाँ पे नहीं होगा तब तक ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सीन फिर डेल के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो ग्रांड को लेके रिजल्ट का यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है, और वो कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाता है। वो इसे कहता है कि वो यहाँ पे इसके लिए काफी सारी चीजें लाए, पर रिजल्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पे ज़ेवेंटियस भी आ चुकी होती है। कहानी की शुरुआत होती है हम देखते हैं डेल को, जो कि रिजल्ट से यहाँ पे बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि हीरोज यहाँ पे आ चुके हैं और वो अभी पजामास खरीदने के लिए गई है। तभी यहाँ पे ज़ेवेंटियस इनके सामने आ जाती है, जिसे देख के डेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। ज़ेवेंटियस फिर सजा के तौर पर रिजल्ट को यहाँ पे चेयर बना देती है और कहती कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हें पता था कि डैरिल कहाँ पे है, पर तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। उतने में यहाँ पे मलिका आ जाती है, तो डेल यहाँ पे मलिका को कुछ लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इनकी स्पेशल गेस्ट होती है। मलिका कहती है कि हाँ क्यों नहीं।
जेवेंटियस फिर इसे कहती कि लगता है तुम यहाँ पे काफी समय से रहे हो, पर तुम सच मुझे एक यूजलेस पर्सन के अलावा कुछ नहीं हो। पर इसकी ये बात मलिका सुन लेती है और उसे गुस्सा आने लग जाता है। डैरिल उसे समझाता है कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन है तो वो कुछ नहीं कह सकते उसे, पर मलिका को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसी वजह से वो वाइन के ढक्कन को ओपन कर देती है, जो कि जेवेंटियस के कान के साइड से निकलता है, जिससे ये काफी ज्यादा डर जाती है। मलिका फिर जेवेंटियस को चेयर पे बैठने के लिए कहती है। डैरिल फिर से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आई है। जेवेंटियस यहाँ पे डरते हुए इसे कहती कि दरअसल इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिथ्रिल है, वो यहाँ पे मिथ्रिल माइन को एक्वायर करने के लिए आई है। ये बात सुन के रिजर्ट यहाँ पे डैरिल से माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब उसकी गलती है, पर डैरिल से कहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जेवेंटियस अपने स्किल में काफी माहिर है, तो कोई आम इंसान उसका पता नहीं लगा सकता। पर डैरिल इसे यहाँ पे मिथ्रिल देने से मना कर देता है। ये से बताता है कि ये करंटली उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे ये मिथ्रिल को इसे दे सके। तो ये से कहती कि लगता है वो काफी बदमाश हो गया है और उसे मैनर सिखाने की जरूरत है। पर तभी ये देखती है मलिका को, जो कि इसे यहाँ पे घूरे जा रही होती है, जिसे देख के ये काफी ज्यादा डर जाती है। ये तीनों फिर बाहर आ जाते हैं ताकि ये अच्छे से बात कर पाए। डैरिल फिर से पूछता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। ये से बताती है कि अगर उसकी बातों से काम नहीं बनता है तो वो उससे लड़ने के लिए भी तैयार है। आखिरकार वो उस खतरनाक से मॉन्स्टर को इसके पीछे कैसे छोड़ सकता है। डैरिल से कहता है कि ये बात करके सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, पर वो कहती है कि उसको हराने के बाद वो उसे आराम से बात कर लेगी। डैरिल भी फिर इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो रिजर्ट को इसे लड़ने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो उसे लड़ा तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे यहाँ पे डीमन किंग आर्मी से निकाल दे। इसके बाद डैरिल और जेवेंटियस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर डैरिल यहाँ पे तुरंत ही जेवेंटियस को हरा देती है और जेवेंटियस से कहती है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, वो तैयार नहीं थी, और वो डैरिल को दोबारा से इसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है। पर दोबारा से जब ये दोनों लड़ते हैं तो डैरिल दोबारा से इसे हरा देता है। फिर ये एक और बार डैरिल को चैलेंज कर देती है, पर ये दोबारा से इसे हरा देता है। और इतने बार हारने के बाद जेवेंटियस फाइनली अपने सबसे ताकतवर हमले से डैरिल के ऊपर हमला करने का सोचती है, पर यहाँ पे डैरिल भी कुछ काम नहीं था। वो यहाँ पे अपने ताकतवर हमले एम्प्रेस स्लैश से इसके ऊपर हमला कर देता है, और इससे पहले ये अपने हमले को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाती, यहाँ पे नीचे गिरने लग जाती है। पर इससे पहले वो नीचे गिरती, यहाँ पे डैरिल उसे पकड़ लेता है और ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और इन दोनों को बचाने के लिए रिजर्ट यहाँ पे वाटर मैजिक का यूज करता है ताकि इन दोनों को चोट ना लगे। पर डैरिल देखता है उसके यहाँ पे कुछ कपड़ा आ चुका होता है और ये जेवेंटियस की अंडरवेयर होती है, और ये देख के यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी वाइफ को सारी चीजें बता देगी ये डैरिल ने उसके साथ क्या क्या किया। डैरिल फिर यहाँ पे माफी के नाम पर उसे कहता है कि वो उसे थोड़ा सा माइन देने के लिए तैयार है, और ये इस चीज के लिए मान जाती है। पर वो इसे कहती है कि वो मिथ्रिल को फ्री में नहीं लेने वाली, वो इसके लिए पैसे देगी। डैरिल से कहता है कि इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिजर्ट और इस विलेज के बारे में किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। ये चीज के लिए मान जाती है, पर वो डैरिल को कहती है कि जो वेपन उसके पास है वो उसे चाहिए। डैरिल से कहते हैं कि ये वेपन उसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक लौता इसके पास वेपन है, पर वो चाहे तो उसके लिए एक वेपन बना सकता है। ये फिर इसे यहाँ पे वर्कशॉप के यहाँ पे ले आता है, जहाँ पे वो वेपन मेकर के असिस्टेंट से इसे मिलाता और कहता है कि इसका नाम जेवेंटियस है और इसे जो वेपन चाहिए वो प्लीज इसे बना के दे दो, पहले इसका हाथ चेक कर लो। और असिस्टेंट ऐसे ही करने लग जाता है। तभी यहाँ पे रिजर्ट डैरिल को बताता है कि हम लोग लड़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो गए, हम तो यही भूल गए कि यहाँ पे एक हीरो भी है, और अगर उसे जेवेंटियस के बारे में पता चला तो बहुत बुरी चीजें हो सकती है। ये फिर असिस्टेंट को कहता है कि जितना हो सके उतना जेवेंटियस को बिजी रखना। डैरिल फिर यहाँ पे हीरो की पार्टी के यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे वो लेडी से पूछता है कि उसने पजामा खरीद लिया क्या। वो इसे बताती कि हाँ उसने पजामा खरीद लिया। तो डैरिल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम अपनी ट्रेनिंग अब से शुरू कर सकती हो। ये फिर ट्रेनिंग के तौर पर हीरो को 1,00,000 बार स्वॉर्ड स्विंग करने के लिए कहते हैं और खुद जेवेंटियस को देखने के लिए आ जाता है। और ये देखता है कि असिस्टेंट ने यहाँ पे जेवेंटियस को बिजी रख रखा होता है। ये फिर दोबारा से हीरो के पास आ जाता है और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तो आराम कर सकती हो। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डैरिल को बाथ हाउस के यहाँ पे। पर तभी इसकी नजर साकाय पे जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। रिजर्ट से बताता है कि जेवेंटियस को इसने रोकने की काफी कोशिश की, पर वो यहाँ पे आ गई। वही पे हमें दिखाया जाता है बाथ हाउस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं जेवेंटियस और लेडी को, जो कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये तुरंत ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। और इससे पहले ये एक दूसरे से लड़ पाते, डैरिल इनकी बातें सुन लेता है और इन दोनों के बलून्स पकड़ के इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे रोक देता है। इससे इसे तो काफी मजा आता है, पर इन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों इसे जोरदार चाटा जड़ देती है। ये फिर इन दोनों को बताता है ये सिर्फ बाथरूम में इसलिए आया ताकि वो इन दोनों की लड़ाई को रोक सके। ये फिर इसे बताती कि ठीक है उसके पास एक रीजन है और वो इसलिए बाथरूम में आया, पर आखिरकार ये डीमन यहाँ पे क्या कर रही है। पर कोई भी इसके सवाल का जवाब नहीं देता। तो डैरिल कहता है कि लगता है मैं इसे और ज्यादा छुपा के नहीं रह सकता, मुझे लगता है तुम्हें सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। ये फिर इन्हें बताता है कि दरअसल ये एक इंसान है जिसे यहाँ पे डीमन ने पाला है और ये डीमंस के बीच में पला पड़ा है और इसने यहाँ पे मलिका से शादी करने से पहले उसे ये सच्चाई बता रखी है।
लेडी से कहती है ये बात तो सही है, पर आखिरकार 4 जनरल्स में से एक ज़ेबेंटियास यहाँ पे क्या कर रही है? डीमंस को अपनी टेरिटरी में वापस चले जाने चाहिए, आखिरकार वो इंसान की टेरिटरी में क्या कर रही है? पर इसकी ये बात से मलिका काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चुपचाप एक जगह बैठ के खाना खाओ। ये से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो ज़ेबेंटियास से लड़ना चाहती है ताकि वो अपने हीरो की ड्यूटी को पूरी कर सके। डैरिल ने कहता अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कल मैं ही तुम दोनों के बीच में ड्यूल करवाऊंगा, पर मुझसे प्रॉमिस करो कोई भी जीते तुम एक दूसरे को नहीं मारोगी। ये एक दूसरे को प्रॉमिस करती कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी जीते, वो एक दूसरे को नहीं मारने वाली। तो डैरिल से कहते कि वेस्टर्न फॉरेस्ट में कल सुबह तुम दोनों की ड्यूल होने वाली है। हमें फिर अगले सुबह वेस्टर्न फॉरेस्ट के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे इन दोनों की अब लड़ाई शुरू होने वाली होती है। पर इन दोनों ने यहाँ पे सकाई को पकड़ लिया होता है और अपने लिए ताकतवर वेपन बना लिए होते हैं, और ये दोनों अब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को काटे की टक्कर दे रहे होते हैं। पर डैरिल कहता है कि लगता है उनमें से कोई भी जीतने नहीं वाला, क्योंकि उन दोनों की ताकत लगभग सिमिलर ही है। ये दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े हमले करने लग जाते हैं, जिस वजह से इन सभी को यहाँ पे एक शील्ड क्रिएट करनी पड़ती है ताकि इन लोगों को यहाँ पे चोट ना लगे। पर इतने शोर की वजह से ग्रांट की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने 2 बड़े बड़े बलून्स होते हैं, जिसे देख के ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और मेंढक की तरह उछल के यहाँ पे उस बलून को पकड़ने के लिए चले जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि डैरिल का बेटा ग्रांट एक बनौती है, इसी वजह से उसके ऊपर यहाँ पे एक चट्टान गिरने लग जाती है, पर मौके पे यहाँ पे डैरिल उसकी जान बचा लेता है। और इससे पहले यहाँ पे डैरिल को वो चोटी लगती है, यहाँ पे ये दोनों मिलके उस चोटी को यहाँ पे तबाह कर देते हैं, जिस वजह से इन दोनों की जान यहाँ पे बच जाती है। पर 4 बलून से एक साथ देखने के बाद ग्रांट काफी ज्यादा खुश होता है और वो यहाँ पे हंसने लग जाता है, और इन दोनों को यहाँ पे इसकी स्माइल काफी पसंद आती है, जिस वजह से ये दोनों भी हंस के यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई को यहीं पे रोक देती है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लेडी के साथी को, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक बढ़िया से इंडिविजुअल को लाया हूँ और वो हमारे प्रीवियस हीरो एलेंटियास है, ये यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई है। तभी यहाँ पे ज़ेबेंटियास कहती है कि आखिरकार ये बूढ़ा आदमी कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है। डैरिल से कहता है कि वो मरना चाहती है, आखिरकार वो ये सब क्यों बोल रही है। लॉर्ड ग्रांड बाजा सामा की एलेंटियास से काफी पुरानी दुश्मनी है और उनके जो सीने में घाव है वो एलेंटियास नहीं थी है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे सरवाइव करना है तो किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तभी यहाँ पे एलेंटियास कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बात में दखलंदाजी दे रहा हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डैरिल इसके कान में बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, पर ये इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। डैरिल फिर एलेंटियास को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो इस विलेज का मेयर है। एलेंटियास फिर इसे कहता है कि मैंने सुना है कि मेरी स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हें काफी प्रॉब्लम दे रही है। लेडी इसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं डीमन किंग को हराने में काफी ज्यादा समय ले रही हूँ। एलेंटियास इसे कहता है कि मेरी जो चोट है वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तो अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेडी कहती है कि इसका मतलब ये है कि मैं आपके अंदर अब दोबारा से ट्रेनिंग ले सकती हूँ मास्टर। ये कहते कि हाँ, और वो ये भी चेक करना चाहता है कि आखिरकार वो कितनी ताकतवर बनी है, इसी वजह से वो उससे लड़ने वाला है। वहीं पे यहाँ पे डैरिल सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सही मौका है, लेडी ज़ेबेंटियास इस मौके को देख के यहाँ से भाग सकती है। तभी एलेंटियास से कहते हैं कि जब से यहाँ पे आया तब से उसे एक सस्पिशियस प्रेजेंस महसूस हो रही है, और ये प्रेजेंस और किसी की नहीं, ये गास्था की होती है, जो कि यहाँ अपने बड़े भाई को घूरे चाह रहा होता है, यानी कि डैरिल को। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एलेंटियास और लेडी के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और लेडी यहाँ पे एलेंटियास के ऊपर हमला कर देती है, पर एलेंटियास सिर्फ 2 उंगली से उसके हमले को रोक देता है और इसे नीचे गिरा देता है, और वो उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती। दरअसल वो बस इसके साथ खेल रहा था, क्योंकि लेडी कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने टीचर को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पे इसने काफी ज्यादा इंप्रूव किया होता है, तो ये से पूछता है कि आखिरकार उसने यहाँ पे किससे लेसन लिया है। ये से बताती है कि डैरिल ने इसे काफी कुछ सिखाया, तो ये डैरिल को यहाँ पे लड़ाई करने के लिए बुलाने लग जाता है, पर वो मना कर देता है, ये कह कि वो यहाँ पे एक रिटायर एडवेंचरर है। ये सब देखे गास्था यहाँ रोने लग जाता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है, वो अपने बड़े भाई जितना ताकतवर नहीं है, इसी वजह से सब लोग उसे बुलाते हैं। और डैरिल को ना चाहते हुए भी गास्था के लिए पुराने हीरो एलेंटियास से लड़ने के लिए आना पड़ता है, पर वो देखता है कि उनका जो प्रेजेंस होता है वो काफी ताकतवर होता है, जिससे जीतना इतना आसान नहीं है। तभी डैरिल ने कहता है कि पहले हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लड़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब फिर एक जगह बैठ के लंच करने लग जाते हैं। एलेंटियास को ये लंच करके काफी अच्छा लगता है, क्योंकि काफी समय के बाद वो कुछ लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है। वहीं पे हमें ज़ेबेंटियास को दिखाया जाता है, जो कि इन्हीं को देख रही होती है और सोच रही होती है कि पुराना हीरो तेरे इतना भी खतरनाक नहीं है जितना डैरिल बता रहा था। तभी ये देखती है यहाँ पे एक चादर उड़ने लग जाता है, तो ये अपनी ताकत की मदद से उस चादर को किसी तरह पकड़ लेती है, पर डेमोनिक पावर्स को यूज करने की वजह से एलेंटियास इसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और यहाँ पे डैरिल से पूछता है भी आखिरकार उसे क्या हुआ, पर उसे बिना जवाब दिए यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे
ज़ेबेंटियास यहाँ अटक जाती है। पर इससे पहले ये इसके ऊपर हमला करके ज़ेबेंटियास को मार पाता, डैरिल इसके हमले को रोक देता है। तो ये इसे कहता है कि मेर हम अपनी लड़ाई को बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पहले मुझे एक एनिमी को एलिमिनेट करना है, उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर ये इसे कहता है कि जब तक आप मेरे विलेज में हो आप किसी भी पर्सन की जान नहीं ले सकते और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। ये इसे कहता है अगर तुमने मेरे प्लान में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से हटा दूंगा। डैरिल फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये इसके हमले को डॉज कर देता है। पर डैरिल के हमलों को देख के एलेंटियास इसे कहता है कि जब मैं हीरो था तो मैं तुम्हारी जितना ताकतवर था, मुझे पता है कि तुम एक हीरो बनने के लायक हो और अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम एक हीरो बन सकते हो। अगर तुम इंसानों को साथ दो तो हम डीमंस को काफी आसानी से हरा सकते हैं। डैरिल तुम एक हीरो बनने के लायक हो तो हीरो बन जाओ, हम एक साथ मिलकर डीमन रेस को खत्म कर देंगे। पर अगर तुमने डीमंस को बचाने की कोशिश की तो ना चाहते हुए भी मुझे अपनी ताकत का यूज करके तुम्हें भी डीमंस के साथ खत्म करना पड़ेगा। ये फिर अपने सबसे ताकतवर हमले से इसके ऊपर हमला कर देता है, पर डैरिल भी इसके हमले को कॉपी करके इसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि इसने लेडी से सीखा होता है। तभी यहाँ पे लेडी आ जाती है जो कि यहाँ पे एलेंटियास को रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपने मास्टर को नहीं रोक पाती और ये फिर डैरिल के ऊपर हमला कर देता है। पर किसी तरह डैरिल इसके सारे हमलों को अपने ऊपर ले रहा होता है और ज़ेबेंटियास की जान बचा रहा होता है। एलेंटियास फिर इसे पूछता है कि आखिरकार वो एक डीमन को बचाने के लिए खुद चोट क्यों खा रहा है। ये इसे कहता है कि ये बस चाहता है कि किसी को भी चोट ना पहुंचे। डीमंस और इंसान एक दूसरे को काफी सालों से मारे जा रहे हैं, मैं बस चाहता हूँ वो एक दूसरे को मारना बंद कर दे। तो ये कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम एक वर्ल्ड पीस है। ये कहते हैं कि हाँ, मेरे यहाँ पे काफी चाहने वाले जिसमें से ज़ेबेंटियास भी है, तो मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी चोट पहुंचे। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ कि अपने वाइफ और अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, और मेरी भी एक वाइफ और मेरा भी एक बच्चा है, अगर वो मेरे से छीन लिया जाए तो मुझे भी काफी गुस्सा आएगा। पर किसी को मार के चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। जो लेडी ज़ेबेंटियास वो अभी काफी ज्यादा कांप रही है आपके डर से। डीमंस के अंदर भी दिल होता है और इसी वजह से लेडी ज़ेबेंटियास मेरी काफी ज्यादा करीब है। ये ऐसे कहता है कि आखिरकार तुम डीमंस का साथ क्यों दे रहे हो जबकि तुम एक इंसान हो। ये इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि इसे डीमंस ने ही पाला है। वहीं पे हमें डीमन किंग के यहाँ दिखाया जाता है जो कि ग्रांडबाजा को कह रहा होता है, क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई है क्या? ये कहते हैं कि हाँ, पर आपको ऐसे देख के मुझे अच्छा लगा कि आप भी धीरे धीरे रिकवर कर रही हो। डीमन किंग फिर से पूछते कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट लेके आए हो, तो चुपचाप मुझे बता दो। ये सब बताता है इसके बेटे को करीब 1 साल हो गए गायब हुए और पता नहीं वो अब कहाँ पे है, और उसी के साथ उसने 4 जनरल्स की ड्यूटी को भी संभालना छोड़ दिया है। अभी सिर्फ डोरा यहाँ पे 4 जनरल की ड्यूटी को संभाल रही है और इसी वजह से डीमन किंग आर्मी किसी तरह भी स्टेबल है। पर वो चाहता है कि बादशाह बरसा को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरी नहीं कर रहा। तभी डीमन किंग इसे कहते हैं कि कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो कि तुम्हारे बेटे ने डैरिल को यहाँ से फायर कर दिया है। हमें फिर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं ग्रांडबाजा के दोस्त को हीरो ने मार दिया होता है, पर वो यहाँ पे इसे बताता है कि यहाँ पे हीरो को मारने की वाली एक चीज उसके पास है, अगर वो जंगल में जाके उसे ढूंढे तो वो तुरंत उसे मिल जाएगा। ये फिर जंगल में जाता है जहाँ पे इसे एक बच्चा दिखता है और ये और कोई नहीं, ये डैरिल होता है। ग्रांडबाजा को पता होता है कि वो एक इंसान का बच्चा है, पर वो चाहकर भी उसे कहीं पे भी अबंडन नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो उसे यहाँ पे पालने का फैसला करता है। वही यही सेम कहानी डैरिल यहाँ पे एलेंटियास को सुना रहा होता है। वो इसे बताता है कि लॉर्ड ग्रांडबाजा ने इसे यहाँ पे बचपन से अब तक बड़ा किया है और उसके लिए वो उसके काफी ज्यादा कर्जदार है, इसी वजह से वो डीमंस के खिलाफ नहीं जा सकता। एलेंटियास फिर डैरिल से उसकी एज पूछता है। ये इसे बताता है कि उसकी उम्र 33 साल है और ये इसे फिर गले लगा लेता और कहता है कि वो उसी का बेटा है, और बताता है कि करीब 33 साल पहले उसकी वाइफ को बेजाटियन जो कि 4 जनरल में से एक था उसने मार दिया था और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया था। इसी वजह से वो अब तक अपने बच्चे को ढूंढ रहा है और वो बच्चा और कोई नहीं, वो डैरिल है। और वो ऐसा साबित होता है क्योंकि जो इसके अंदर एट्रीब्यूशन है वो एलेंटियास के खानदान में जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, और ये साबित करने के लिए काफी है कि डैरिल एलेंटियास का ही बेटा है जिसे यहाँ पे डीमंस ने किडनैप कर लिया था। तभी यहाँ पे एलेंटियास को डीमंस की प्रेजेंस महसूस होती है और ये उसके ऊपर हमला कर देता है। पर ये डीमन और कोई नहीं, ये ग्रांडबाजा होता है जिसे डीमन किंग ने डैरिल का एड्रेस दिया होता है और वो यहाँ पे डैरिल को लेने के लिए आया होता है। वो देखता है यहाँ पे डैरिल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, इसी वजह से वो उसकी तारीफ करता है। पर ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं ये दोनों यहाँ पर लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं, पर इन दोनों के बीच में यहाँ पे डैरिल आ जाता है जो कि इन दोनों को लड़ाई करने से रोक देता है और एलेंटियास को बताता है कि लॉर्ड ग्रांडबाजा ही वो पर्सन है जिसने यहाँ पे इसे बचपन से बड़ा किया है। तभी यहाँ पे ग्रांडबाजा से कहते हैं कि डैरिल मुझे माफ कर दो, मुझे पता था कि तुम शुरू से ही एक इंसान हो पर मैं तुम्हें कभी बता नहीं सका। मैं एक मासूम से बच्चे को नहीं बता सकता था कि वो हमारे काइंड का है और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, और इस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ पे डैरिल इसे कहता है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि बचपन से ले तक अब तक लॉर्ड ग्रांडबाजा उसका ख्याल रखते आई है और वो हमेशा उसके साइड रहे। ये दोनों फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को ऐसा देख एलेंटियास काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने पहले मेरी बीवी को छीना, फिर तुमने वो पल मेरे बेटे के साथ बिताए जो कि मुझे अपने बेटे के साथ बिताने चाहिए थे। तुम्हें पता भी है इस वजह से मैं कितना ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। ग्रांडबाजा से कहता है कि इसकी सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। इसके बाद ये दोनों दोबारा से यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं और डैरिल कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। उतने में यहाँ पे मलिका आ जाते हो जो कि इन दोनों के ऊपर गर्म पानी फेंक देते और कहती है कि यहीं पे अपनी लड़ाई को रोक दो। आपको पता भी अगर ये सारी चीजें आप अपने ग्रैंडसन के सामने करोगे तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लीज इस लड़ाई को रोक दीजिए ताकि आपके ग्रैंडसन को ये सारी चीजें ना देखनी पड़े। ये दोनों फिर से पूछते कि आखिरकार वो कौन है। मलिका से बताती कि वो डैरिल की वाइफ है और ये बच्चा इनका पोता है। ये देखकर तभी डैरिल को एक आइडिया आता है और वो यहाँ पे ग्रैंड बर्सा को समझाता है कि यहाँ पे उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और साथ ही साथ एलेंटियास को भी समझाता है कि उसके पेरेंटिंग के दिन तो कभी वापस नहीं आ सकते, पर वो एक ग्रैंडपा बन के अपने पोते के साथ अपना बाकी का समय बिता सकते हैं। और इसी के साथ ये दोनों अपनी लड़ाई खत्म कर देते हैं और एलेंटियास अपने पोते के साथ खेलने लग जाती है। डैरिल फिर मलिका का शुक्रिया करता है उसे ये आइडिया देने के लिए, पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पाती। हमें फिर डीमन किंग कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे काफी शांति होती है। तब यहाँ पे बाशी बरजा आता है और वो देखता है कि इसकी 4 जनरल्स यहाँ पे नहीं होते। ये देख के यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज 4 जनरल्स की मीटिंग थी। यहाँ पे फिर आराम से एक जगह बैठ जाता है और पूछता है कि आखिरकार ग्रेट 4 जनरल्स कहाँ पे है। वो पर्सन इसे बताता है कि सभी 4 जनरल्स ने इसकी इनविटेशन को यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया है और उसी के साथ उसके फादर ने डीमन किंग से कह के उसे उसी की पोजीशन से हटा दिया है। और वो इन्होंने इसलिए किया होता है क्योंकि लोगों का इनके ऊपर से भरोसा उठते जा रहा था। इसी वजह से उसने बाशी बरजा को उसकी पोजीशन से हटा दिया है। बाशी बरजा से कहता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये आदमी से बताता है कि अगर डैल यहाँ पे होता तो वो सब कुछ संभाल लेता। तभी बाशी बरजा कहता है कि मेरे लिए अल्कोहल लाऊं, पर वो शेफ इसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पे उसने पेमेंट नहीं की होती है। ये इसे बताता है आज तक ये जितनी भी चीजें खा रहा था या पी रहा था वो सारी चीजों के पैसे यहाँ पे डैरिल दे रहा था। वो यहाँ पे सारी चीजों को हैंडल करता था और लोगों के बिल से लेकर सारी चीजें वो शुरू में चुका दिया करता था ताकि बाशी बरजा को प्रॉब्लम ना आए। पर बार बार डैरिल का नाम सुन के बाशी बरजा का गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती है और उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एपिसोड की शुरुआत उधर हम देखते हैं लॉर्ड ग्रांड बर्जा और एलेंटियास को जो कि अपने पोते ग्रांड के साथ खेल रहे होते हैं, पर ये दोनों नए चेहरे होते हैं। इसी वजह से नहीं देख के ग्रांड रो जाता है। तभी यहाँ पे रिजेट का कॉल आ जाता है और वो इसकी आवाज सुन लेता है और ग्रांड भी इसे सब कुछ बता देता है कि 2 अजीब से इंसान इसे परेशान कर रहे हैं। इसके बाद रिजेट यहाँ पे इन दोनों को धमकी देता है तो ये दोनों कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पे आओ जाओ, हम फिर तुम्हें देख लेंगे। फिर ये सब मिल के एक छोटी सी पार्टी रखती है और मलिका के फादर 2 ताकतवर जीवों के बीच में पिस के रह जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एलेंटियास ग्रांड बर्जा का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसके बेटे को काफी अच्छे से पाला होता है। ग्रांड बर्जा से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि डैरिल उसका भी बेटा लगता है। हमें फिर थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मलिका डैरिल के यहाँ पे पट्टी कर रही होती है। वो उसे कहती है कि अपना ध्यान रखना और वो उसके लिए थोड़ी देर में खाना लाने वाली है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ज़ेबेंटियास आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। ये कहता है कि हाँ। तो ये इसे कहती है कि मैं हैरान हो गई थी जब तुमने सभी के सामने मुझे प्रपोज कर दिया। डैरिल से पूछता है कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। ये इसे कहती है कि वो उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी पर उसे उसके वाइफ को पहले हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे डैरिल इसकी बातों को समझ नहीं पाता। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लेडी को जो कि अब एलेंटियास के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। पर यहाँ पे तभी डैरिल से पूछता है कि आखिरकार डीमन किंग हीरोज के लिए क्या लगता है। एलेंटियास से बताता है कि जितनी भी बुरी चीजें हो रही है इस दुनिया में हीरोज को लगता है वो डीमन किंग ही करवा रहा है। इसी वजह से अगर वो डीमन किंग को हरा दे तो सारी बुरी चीजें रुक जाएगी। पर असल में तो डीमन किंग के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान ओन करना चाहते हैं। इसी वजह से वो डीमन किंग से लड़ रहे हैं और अगर इंसान डीमन किंग को हरा दे तो उन्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार डीमन किंग किस वजह से इतना ज्यादा ताकतवर है। जैसे कि डीमंस जो मैजिक यूज करते हैं वो और किसी ने नहीं, वो डीमन किंग ने ही उसे दी है। तब यहाँ पे ग्रांड बर्जा इन सबको समझाता है कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। डीमन किंग हमारे यहाँ पे सदियों से और वो काफी ताकतवर है और उन्होंने हमें यहाँ पे मैजिक दिया है। यहाँ पे लेडी फिर इनसे पूछते कि तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो कि डीमन किंग अब तक जिंदा है। ये कहता है कि हाँ, जब से ये पैदा हुआ है तब से ये एक ही डीमन किंग को देख रहा है और वही इनके राजा है और वही इनको रूल करते हैं। इसकी ये बात सुन के लेडी थोड़ा घबरा जाती है तो एलेंटियास से कहता है कि अगर वो यहाँ पे पीछे हटना चाहती है तो वो पीछे हट सकती है। ये इसे कहती कि इतनी दूर आने के बाद वो यहाँ पे क्विट नहीं करना चाहती, वो अपनी पूरी जान लगा देगी ताकि वो डीमन किंग को हरा सके। तभी यहाँ पे वो एडवेंचर अपने साथियों के साथ आ जाता है और इन सबको बताता है कि मिथ्रिल माइन पे एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। और ये लोग जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं ये एक सैलामेंडर होता है जो कि मिथ्रिल माइंस के ऊपर हमला कर चुका होता है और आसपास के जंगलों में आग लगा रहा होता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर तभी इन्हें पता चलता है कि नौकर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। और ये चीज जानने के बाद डैरिल सबको कहता है कि वो किसी तरह सैलामेंडर को बिजी रखे, तब तक वो यहाँ पे नौकर्स को बचा लेगा। पर ये सैलामेंडर काफी बड़ा होता है और काफी ताकतवर होता है, इसी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इसे कैसे हराए। उतने में लेडी इन सबको कहती कि खड़े खड़े कुछ भी नहीं होने वाला, अगर हम उसके ऊपर हमला करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ताकतवर है। और ये ज़ेबेंटियास के साथ इनके ऊपर हमला कर देती है और ग्रांड बर्जा के साथ सभी
लोग यहाँ पे इनका साथ देने लग जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं नॉकर्स को, जो कि यहाँ पे अभी भी गुफा के अंदर अटके हुए होते हैं। यहाँ पे एलेंटियस इसको समझाता है कि बेटा ये सब मुझ पे छोड़ दो, पर इन्हें यहाँ से निकालने से पहले हमें उस एलिमेंटर को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे रहेगा हम नॉकर्स को नहीं निकाल पाएंगे। और ये दोनों अपनी स्पेशल ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर कुछ वियर्ड रीजंस की वजह से इस एलिमेंटर इनसे लड़ता नहीं है। इन सबको लगता है ये लोग यहाँ पे जीत गए, पर डायल कहता है कि मुझे शक है वो जरूर से वापस आएगा इनसे लड़ने के लिए। पर उस एलिमेंटर को देख के ग्रांड बर्जा को कुछ याद आ चुका होता है, इसी वजह से वो कहता है कि वो डीमन कैसल के यहाँ जा रहा है और वो अपने साथ ज़ेवेंटियास को भी लेके जा रहा है, क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है। और यहाँ पे ज़ेवेंटियास इसे वहाँ पे ले जाने लग जाती है। ये सब फिर मिलकर यहाँ पे सभी नॉकर्स को बाहर निकाल लेते हैं और सभी नॉकर्स यहाँ पे डैरिल का शुक्रिया करते हैं। पर अभी भी काफी सारे लोग होते हैं जो कि माइंस पे अटके होते हैं, तो यहाँ पे एलेंटियस इसे बताते हैं कि वो अंदर जाके उनको रेस्क्यू कर सकता है, यहाँ की सारी चीजें वो हैंडल कर लेंगे। वहीं पे मैं डीमन कैसल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते ग्रांड बर्जा यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ बादशाह बर्जा अपने पिता से पूछता है कि आखिरकार वो अचानक से यहाँ पे क्यों आए हैं। यहाँ पे इसके पिता इससे कहते हैं, क्या तुमने यहाँ पे सीक्रेट रूम पे एंट्री किया क्या? ये यहाँ पे अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो वहाँ पे नहीं गया, पर ग्रांड बर्जा इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। सभी ज़ेवेंटियास से पूछते हैं कि आखिरकार रूम ऑफ सीक्रेट्स क्या है। ये से बताते हैं कि वो एक सीक्रेट चेंबर है जो कि डीमन किंग कैसल के यहाँ पे है। एंशिएंट टाइम में सभी डीमंस ने मिलकर एक खतरनाक मैजिक को बनाया था जिसका नाम हेक्स था, पर उस मैजिक को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी वजह से सब ने मिलकर उसे यहाँ पे एक चेंबर में बंद कर दिया। कहा जाता है कि हेक्स जैसे मैजिक के सामने दुनिया का कोई सा भी मैजिक टिक नहीं सकता, वो काफी खतरनाक है। इसी वजह से इनके एंसेस्टर ने वहाँ पे उसे सील कर दिया था। हेक्स की मदद से आप एक मैजिकल क्रिएचर को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हो, और वही यहाँ पे बादशाह बर्जा ने क्या होता है। ये से पूछता है कि वो तुम्हें थे ना। बादशाह बर्जा अपने पिता को जवाब देता है कि वो आप ही थे ना जो कि हीरो की साइड से हमसे लड़ रहे थे। मैंने सेलिमेंट्री की आंखों से सारी चीजें देख ली थी। ग्रांड बर्जा इसकी बात से गुस्सा हो जाता है और इसे कंट्रोल में लेने के लिए वो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी बादशाह बर्जा यहाँ पे सेलिमेंट्री को समन कर लेते और उसके पिता इसके सामने नहीं टिक पाते, पर वो अपने पिता के ऊपर हमला नहीं करता और यहाँ से उस ड्रैगन को लेके चले जाता है। वही दूसरी ओर हमें डैरिल को दिखाया जाता है जो कि मिथ्रिल माइंस के अंदर एंटर कर चुका होता है, पर तभी यहाँ पे इसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है और इसे बताता है ये पूरा मिथ्रिल माइन इसका शरीर है और इसके पुराने दोस्त सैलेमेंडर ने इसे यहाँ पे कैद कर रखा है और उसे पता है अब क्या होने वाला है। अगर डैरिल ने यहाँ पे उस सैलेमेंडर को नहीं रोका तो यहाँ पे इसका पूरा विलेज तबाह हो सकता है, पर वो नहीं चाहता कि इसका विलेज तबाह हो, तो यहाँ पे वो उसके वेपन को इसके सामने लाने के लिए कहता है और वो अपनी ताकतों की मदद से इस मिथ्रिल वेपन की सारी यूनिक स्किल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो अब सैलेमेंडर से लड़ सकता है। पर ये इसे जाने से पहले बताता है कि उसे कुछ भी करके उस सैलेमेंडर को रोकना पड़ेगा, वरना लक्स विलेज एक बैटलफील्ड में बदल जाएगा। तभी यहाँ पे इसे ग्रांड बर्जा का कॉल आता है जो कि इसे बताते हैं कि उस सैलेमेंडर को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं वो बाशी बर्जा है और वो अब इसी की तरफ आ रहा है ताकि वो डैरिल को यहाँ पे मार सके और किसी भी हाल में डैरिल को उसे रोकना पड़ेगा। ये फिर विलेज के यहाँ पे वापस जाके मलिका के फादर को सारी बातें बता देता है और उन्हें यहाँ पे इनका ख्याल रखने के लिए कहता है, पर जाने से पहले मलिका इसे एक रिंग दे देती है ताकि वो यहाँ पे सेफ रहे। फिर हम देखते हैं ये सब मिलकर यहाँ पे बाशी बर्जा का इंतजार करने लग जाते हैं और कुछ ही देर में बाशी बर्जा यहाँ पे आ जाता है जो कि डैरिल को कहता है कि काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए। डैरिल से कहता है कि आखिरकार वो ये सब चीजें क्यों कर रहा है, ये लोग यहाँ पे बात करके भी ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, पर ये इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें पता भी एक बड़ा होना क्या होता है। बचपन से लेकर अब तक मुझे मेड्स ने पाला है, मेरी माँ भी मेरा ख्याल नहीं रखा करती थी और मेरे जो डैड थे वो सारा वक्त तुम्हारे साथ बिता देते, इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ और अब मैं तुम्हारी सारी चीजें तुमसे छीन लूंगा, जैसे कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा। ये से कहता है कि ये सब मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें रोके रहूंगा। डैरिल फिर यहाँ पे अपने मिथ्रिल वेपन का यूज करके इसके सैलेमेंडर को नीचे गिरा देता है और वो सैलेमेंडर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे इसकी यूनिक स्किल एक्टिव हो चुकी होती है और उसी के साथ ज़ेवेंटियास भी इनकी मदद कर रही होती है ताकि वो इन्हें यहाँ पे हरा सके। तभी यहाँ पे डैरिल से कहता है कि अगर ये माइंस के बारे में तो ये लोग बातचीत करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ये लोग यहाँ पे नेगोशिएशन कर सकते हैं, आखिरकार वो इससे लड़ने क्यों आए। पर बाशी बर्जा इसे बताता है कि वो मिथ्रिल के लिए यहाँ पे नहीं आया, तो ये कहता है कि आखिरकार वो फिर किस रीजन से यहाँ पे आए। ये से बताता है इसने मिथ्रिल माइन को इसलिए टारगेट किया था ताकि वो डैरिल को यहाँ पे बाहर ला सके, और क्योंकि डैरिल एक ट्रेटर है, वो पहले डीमंस के लिए काम करता था पर वो अब इंसानों के बीच में रह रहा है, इसी वजह से वो अब इंसानियत को पूरी तरह तबाह कर देगा। पर डैरिल से कहता है कि चाहे जो हो जाए वो इसे यहाँ पे रोक के रहेगा। इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे लड़ाई होनी चालू हो जाती है, पर बाशी बर्जा काफी तेज होता है इससे, वो इसे यहाँ पे गिरा देता है और इसे बताता है कि आखिरकार उसने इतनी ताकत कैसे एक्वायर की और वो कितने सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहा था इस ताकत के लिए। डैरिल से बताया था कि सचमुच वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो उसे बचपन से देखते आया है कि वो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है, इसी वजह से उसे अप्रिशिएट करता है।
पर ये डैरिल की ठीक से बात नहीं सुनता और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो डैरिल को भी इसके ऊपर हमला करना पड़ता है और बाशी बर्जा अपने भयानक रूप को इसके सामने ले आता और कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे इस फॉर्म को यूज करने पे मजबूर कर दोगे। वहीं पे हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर्स का यूज करके सैलेमेंडर को एक जगह कैद कर देते हैं और सब मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये सैलेमेंडर कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाता है। सीन फिर दोबारा से डैरिल और बाशी बर्जा के पास जाता है जहाँ पे ये दोनों अपनी पूरी पावर्स का यूज करके एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके होते हैं। बाशी बर्जा इससे काफी ताकतवर होता है तो डैरिल को भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़ता है और वो इसके ऊपर हमला कर देता है, पर इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अपना दोबारा से रूप बदल लेता है और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। ये फिर बाशी बर्जा को समझाने लग जाता है कि उसके पिता कितने ज्यादा उसके लिए फिक्र कर रहे हैं और उसे अब होश में आ जाना चाहिए। तभी बाशी बर्जा इसे अपना एक बचपन का सीन दिखाता है जहाँ डैरिल को पता चलता है कि बाशी बर्जा के लिए उसके पिता हमेशा से एक इंस्पिरेशन थे और वो हमेशा अपने पिता जैसा बनना चाहता था। पर एक दिन उसके पिता यहाँ पे डैरिल को घर ले आए, पर वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि जो वक्त इसके पिता को इसके साथ बिताना चाहिए था वो वक्त उसके पिता ने एक अनजान लड़के के साथ बिताया। इसीलिए बाशी बर्जा अपने पिता के साथ कुछ समय बिताना चाहता था और उसने अपनी माँ को कहा कि वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड आर्मी में शामिल होना चाहता है और अपने पिता के साथ रहना चाहता है। उसकी माँ ने उसे कहा कि अगर वो मैजिक एकेडमी में इनरोल कर जाता है तो उसे डीमन लॉर्ड आर्मी में वो शामिल होने देगी और उसके बाद उसने यहाँ पे मेहनत की ताकि वो डीमन लॉर्ड आर्मी में यहाँ पे शामिल हो पाए और ऐसे करते हुए यहाँ पे एकेडमी में इनरोल कर जाता है। और जब इसने अपनी माँ को इस बारे में बताया कि वो डीमन लॉर्ड आर्मी में हिस्सा लेना चाहता है तो इसकी माँ ने यहाँ पे एक सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा कि वो अपनी मदर के साथ नहीं रहना चाहता है क्या, और ऐसे बाशी बर्जा का दिल टूट गया। और उसी के साथ यहाँ पे इसके पिता हमेशा डैरिल की तारीफ किया करते थे, वो कभी भी यहाँ पे बाशी बर्जा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे, तो इसी वजह से ये अकेला पड़ गया। इसे लगा कि अगर कभी डैरिल आता ही नहीं इसकी लाइफ में तो ही अच्छा रहता और इसके पिता इसके साथ थोड़ा और समय बिता पाते। पर डैरिल इसे समझाता है कि लॉर्ड ग्रांड बर्जा समय ऐसा नहीं है, वो हमेशा इसके बारे में चिंता करते रहते हैं। ये फिर इसे अपनी याद दिखाता है जहाँ पे इसे बताता है कि लॉर्ड ग्रांड बर्जा समा ने इसे हमेशा से पाला और इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, और जब ये ग्रांड बर्जा के साथ होता था तो इसे लगता था कि ये सिक्योर है। इसी वजह से जब डैरिल को यहाँ पे बाशी बर्जा मिला तो ये भी यहाँ पे इसे सिक्योर फील करवाना चाहता था एक बड़े भाई की तरह। वो हमेशा बाशी बर्जा का ख्याल रखना चाहता था, पर बाशी बर्जा ने कभी उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। और ये चीज जानने के बाद बाशी बर्जा को एहसास होता है कि वो कितना गलत था। अगर वो उस समय अपनी जिद छोड़ के डैरिल से बात करने की कोशिश करता तो चीजें इतनी आगे कभी बढ़ती ही नहीं और ये फिर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। पर डैरिल से कहते कि अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, वो अभी भी एक अच्छा डीमन बन सकता है और डैरिल उसकी हर चीज में मदद करेगा। पर इससे पहले बाशी बर्जा अपना हाथ बढ़ाता, वो सैलेमेंडर यहाँ पे इसे काबू कर लेता है और इसे अपने अंदर समा लेता है। ये फिर यहाँ पे डैरिल के विलेज के यहाँ पे जाने लग जाता है ताकि वो उसे यहाँ पे तबाह कर सके, पर यहाँ पे ग्रांड बर्जा उसे रोक लेते हैं और उसी के साथ डैरिल अपनी सबसे ताकतवर हमले से इस सैलेमेंडर को यहाँ पे गिरा देता है। पर बाशी बर्जा को कुछ भी नहीं होता, ग्रांड बर्जा फिर इसे गले लगा लेता है। हमें फिर डीमन किंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे बाशी बर्जा इसके सामने होता है। ये से कहते हैं कि क्या तुम अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो। ये फिर अपनी मैजिक से यहाँ पे हेल का दरवाजा खोल देता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहला कि तुम 4 जनरल्स की तरफ वापस लौट जाओ और दूसरा कि तुम हेल पे चले जाओ। तुम किसे चुनना चाहोगे? मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि पुराने जनरल्स के मुकाबले तुम्हारा क्राइम कुछ भी नहीं है। अब बताओ तुम किसे चुनना चाहोगे? ऐसा चांस तुम्हें दोबारा से नहीं मिलेगा। पर बाशी बर्जा हेल को चुनता है और बताता है कि जो भी इसने क्राइम कमिट किया है वो अनफॉरगिवेबल है, इसी वजह से वो यहाँ पे अपने क्राइम से भागना नहीं चाहता। तो ये से कहता है कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि अगर तुम 4 जनरल को चुनते तो मैं तुरंत ही तुम्हें हेल पे गिरा देता। डीमन किंग फिर यहाँ पे एक ईवल स्माइल देते हुए इसे डीमन किंग आर्मी से बैनिश कर देता है, यानी कि निकाल देता है। पर ग्रांड बर्जा इसके इस डिसीजन से काफी खुश होते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। ये दोनों फिर लक्स विलेज के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे डैरिल इसे अपने बेटे से मिलाता है। पर तभी यहाँ पे लेडी से कहती कि जो भी तुमने किया वो सब गलत था और उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तो ये कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो भी मैंने किया उसे मैं दोबारा बदल नहीं सकता। और ये इन सभी के सामने झुक जाता है ताकि वो इनसे माफी मांग सके और ग्रांड बर्जा भी यहाँ पे सबसे माफी मांगने लग जाता है। तब यहाँ पे ग्रान आ जाता है जो कि इसे गले लगा लेता है और इसका नाम लेता है। तो सभी लोग यहाँ पे इसे माफ कर देते हैं। गास्ता फिर याद के तौर पर इन सभी का यहाँ पे एक पोर्ट्रेट बनाता है और ये सब बाशी बर्जा को काफी सारी नई नई चीजें सिखाते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ बाशी बर्जा अपने नए सफर के लिए निकलने लग जाता है। यहाँ मालिका इसे बताती कि वो चाहे तो और कुछ दिन यहाँ पे रुक सकता था। ये इसे कहता कि नहीं, ये अपने सफर में सबसे पहले तो नौकर्स और जितने भी लोगों को इसने चोट पहुंचाई है उन सबसे माफी मांगना चाहता है। उसके बाद ये दुनिया घूमना चाहता है जो कि इसके भाई ने इसे यहाँ पे बचाई होती है। यहाँ पे फिर मालिका इसके लिए एक लंच पैक कर देती है और कहती कि तुम ये रास्ते में खा सकती हो और बाशी बर्जा अपने नए सफर के लिए निकल जाता है।